गाइस, आज का मेरा टॉपिक है द परसेंटेजेस। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया अभी? परसेंट। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ द परसेंटेज। परसेंटेज को मैं इस सिंबल से डिनोट करता हूँ। बाकी बेसिक्स आपको पता होंगे। अगर 10% बोला है तो उसको मैं 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 100। सो परसेंटेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जो मैथमेटिक्स का आपका कोर्स है उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज। चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, टाइम्स पर डिस्टेंस हो, सब में ही आपको परसेंटेजेस का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बारी। सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेजेस में, सबसे पहले हम करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई फ्रैक्शन है x बाय वाई, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है x बाय वाई, उसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? बाय 100। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस एक बार याद कर लेते हैं। पहले 12 फ्रैक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा? 50%। इसी तरीके से 1/3 भी, 1/3 बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा देना। 1/3 बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम एग्जाम्स में या फिर क्वेश्चंस में। तो 1/3 क्या हो जाएगा? 33.33%। ठीक है, 1/4 वाज व्हाट? 1/4 हो जाएगा 25%। 1/6 बन जाएगा, सॉरी 1/5 आएगा पहले, 1/5 हो जाएगा 20%। ठीक है, 1/6 क्या बन जाएगा? 1/6 हो गया 16.66%। Now 1/7 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1/7 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 1/7 का मतलब क्या हो गया? 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है। तो इजी है इसको याद करना। 7 2 जा 14 देन 14 2 जा 28। 1/7 इज व्हाट? 14.28%। 1/8 और 1/12 जो है वो सेम है, सेम से है। 1/8 की वैल्यू 12 में मिलती है, 1/12 की वैल्यू 8 में मिलती है। 1/8 क्या होता है? 12.5% और 1/12 क्या होता है? 8.33%। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 1/9 एंड 1/11। 1/9 और 1/11 सेम है। 1/9 क्या बन जाएगा? 11.111111% इज द राइट आंसर। और 1/11 की 9 में वैल्यू मिलेगी 9.09% इज द राइट आंसर। 9.99 नहीं है, 9.09% इज द राइट आंसर। और 1/10 भी पता होगा क्या हो जाएगा? 10% इज द राइट आंसर। तो ये 12 फ्रैक्शंस है, इनको याद कर लेना। अगला मैं आपको सिखाऊंगा कि इन फ्रैक्शंस का किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं भाई। अगर यहां पे 3 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लेट्स सपोज किसी की सैलरी 200 रुपए है एक महीने में, 200 रुपए कमाता है और उसको 40% का इंक्रीमेंट मिला है, यानी कि उसकी जो सैलरी है वो 40% से इंक्रीज हुई है। तो नई वाली सैलरी क्या बन जाएगी भाई? सब निकालने में 280 जो है बन जाएगा। 280 हमने कैसे निकाला है? अगर मैं 200 में 200 का 40% प्लस करता हूं तो 280 आपको मिल जाएगा, प्लस 40% से बढ़ाना था। भाई वैल्यू जो है वो मेरे को 40% से इंक्रीज करनी थी, तो मैं 200 में 200 का 40% प्लस कर दूंगा। तो अगर 40% क्या हो गया? 80। तो 200 प्लस 80 क्या हो जाएगा? 280 इज द राइट आंसर। बट यहां से कॉन्सेप्ट समझना आप। अगर मैं 200 निकाल लेता हूं कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 40%। जब अंदर ये जो 1 प्लस 40% बचा है इसको सॉल्व करोगे तो 100 मल्टीप्लाई 1 हो गया 100, 100 प्लस 40 क्या हो गया? 140%। यानी कि इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं? 200 का 140% निकाल रहा हूं। 140% क्यों निकाला है? बिकॉज वैल्यू जो है वो 40% से इंक्रीज हुई है। वैल्यू अगर 30% से इंक्रीज होती तो मैं उसका डायरेक्ट 130% निकाल देता। अगर वैल्यू 20% से इंक्रीज होती तो मैं उसका डायरेक्ट 120% निकाल देता। एंड सो 100% में प्लस करना है। अगर वैल्यू 20% से डिक्रीज होती देन मैं क्या निकालता? तो उसका 80% निकाल देता। 80% इज द राइट आंसर। फाइन। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिसपे इंक्रीज कर रहे हैं वो वैल्यू तो दी है, जो मिलेगा वो वैल्यू नहीं दी थी, वो मेरे को निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको जो है दोनों तरह की वैल्यूज दी है, पहले वाली भी और बाद वाली भी। परसेंटेज इंक्रीज पूछ लिया। ठीक है, लेट्स सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं। 150 रुपीज था, किसी की सैलरी 150 रुपीज थी, कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट मिला है। ठीक है, कुछ परसेंट इंक्रीज हुई है उसकी सैलरी। तो नई वाली सैलरी क्या बन गई है? नई वाली सैलरी जो बन गई है वो बन गई है 200 रुपीज। फाइन, नई वाली जो सैलरी बन गई वो बन गई 200 रुपीज। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है भाई। 150 रुपए कमाता था, अब वो 200 रुपए कमाता है तो 50 रुपए ज्यादा कमा रहा है। यानी कि जो उसको फायदा हुआ है वो 50 रुपीज का हुआ है ना। जो 50 रुपए उसके बढ़े हैं वो 150 रुपीज पे बढ़े हैं, वो 200 रुपीज पे नहीं बढ़े हैं। इस कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो 50 रुपीज में बढ़ाना जो है बढ़ा रहा हूं, 50 रुपीज जो बढ़ाए गए हैं वो 150 पे बढ़ाए गए हैं, 150 रुपीज पे बढ़ाए गए हैं। भाई 200 तो अमाउंट बनी है, तो जितना मैंने कमाया और जिस अमाउंट पे कमाया वो आएगा नीचे। इस तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? बाय 100। भाई
अगेन रिपीट कर रहा हूं, जितना मैंने कमाया है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो आएगा ऊपर, और नीचे कौन सी अमाउंट आएगी, जिस अमाउंट से बढ़ाया गया था। भाई 150 से बढ़ाया गया था ना, भाई 200 तो बना था, तो 200 पे परसेंटेज नहीं निकलेगी, परसेंटेज हमेशा बेस वैल्यू पे निकलती है, ठीक है। तो इसको जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला आपका पार्ट आएगा उसको परसेंटेज ग्रोथ बोल देते हैं, ठीक है। इसको अगर वो पूछता है परसेंटेज ग्रोथ, तो इस तरीके से आपको निकालनी है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 3 पे, तो 1/3 भाई मैंने बताया था आपको क्या होगा, 33.33% इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जिसमें आपको पहले वाली वैल्यू नहीं दी होगी, यानी कि बेस वैल्यू नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहां पे एक अमाउंट थी 490 रुपीज बन रही है, यानी कि किसी की सैलरी बढ़ के 490 रुपीज बन रही है, और उसको जो है 40% का इंक्रीमेंट मिला है। फाइन, उसकी जो सैलरी थी उसका 40% बढ़ने के बाद 490 बन गया। फाइन भाई, चीज समझ में आई ना। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, जो पहले वाली सैलरी थी उसकी, वो वाली सैलरी आपको निकालनी है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अभी एक्स जो भी उसकी पहले वाली सैलरी थी उसका 140% निकाल दोगे। 140% क्यों निकाल दोगे, बिकॉज 40% से बढ़ा है। भाई अगर वैल्यू 25% से बढ़ेगी तो मेरे को उसका 125% निकालना है, अगर वैल्यू 50% से बढ़ेगी तो मेरे को उसका 150% निकालना है। तो यहां पे वैल्यू 40% से बढ़ी है तो मेरे को उसका 140% निकालना है। 140% निकालने के बाद किससे इक्वेट करोगे, 490 से इक्वेट करोगे। भाई फंडा इसके लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो ये 140% बढ़ाई थी जब मैंने x की वैल्यू, तो वो जो है 490 बन गई ना, तो बराबर में क्या रख दोगे 490, x की वैल्यू आ जाएगी 350, यानी कि 490 के साथ कुछ नहीं करना भाई। 490 का 40% निकाल के उसमें से कम नहीं करना है, परसेंटेज तो इसी का ही निकलेगा भाई। जो x था ना, जो पहले वाली सैलरी थी, जो बेस वैल्यू थी, इसी का ही परसेंटेज निकलता है, इसी पर ही कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज दिया है तो इसी का ही परसेंटेज आपको निकालना है। फाइन गाइस, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक में वो नई वाली वैल्यू पूछ सकता है, एक में वो जो है आपसे पूछ सकता है परसेंटेज पूछ सकता है कि परसेंटेज क्या बनी है, या वो पूछ सकता है पहले वाली वैल्यू। एक क्वेश्चन में वो पूछ सकता है पहले वाली वैल्यू। 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 3 तरह के मतलब बेसिकली टाइप आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वो ए सैलरी 50% मोर देन बी सैलरी। जो ए की सैलरी है वो बी से 50% ज्यादा है। तो अगर मैं बी की सैलरी 100 मानता हूं, ठीक है भाई, परसेंटेज के टॉपिक में ना आपको मानना बहुत पड़ेगा, मतलब जो है लेट बहुत करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यूज पे क्वेश्चन नहीं है। ए सैलरी 50% मोर देन बी सैलरी, तो बी की अगर मैं 100 रुपीज मानता हूं तो ए की क्या बन जाएगी भाई 150 रुपीज, बिकॉज 50% ज्यादा है तो 150% है कुछ। बी का 100 है तो ए का 150 है। तो हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, तो लेस देन किससे बोला है, ए से, तो ए से कितनी कम है बी की सैलरी, ये आपको बताना है। तो मतलब क्या हो गया कि 150 से 100 कितना परसेंट कम है ये आपको निकालना है। तो 50 नंबर कम है, 50 नंबर कम है, 150 पे कम है ना, तो 50 डिवाइडेड बाय 150, तो इसको कट करोगे क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 क्या होता है 33.33% इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। तो जिसपे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है, जिसपे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है वो आएगा नीचे, यानी कि अमाउंट किस पे निकलेगी, जो परसेंटेज निकलेगी वो बेस वैल्यू पे निकलेगी, जिसपे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करा जाता है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ द पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी कि किसी की सैलरी मैंने 10% से बढ़ा दी, तो किसी की मतलब भाई उसकी सैलरी मान लेते हैं 100, तो 100 का क्या बन गया भाई 90, बिकॉज 10% से कम हुआ है, 10% से कम हुआ है, तो 100 का क्या बन जाएगा 90। बाय व्हाट परसेंट शुड हिज सैलरी रिड्यूस्ड, by what percent should his reduced salary be raised as to bring it at par with the original salary। मगर अब उसने पूछा है कि अगर मेरे को जो घटी हुई सैलरी है उसका वापसी जो है पहले वाली सैलरी बनाना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मेरे को 90 का वापसी 100 बनाना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा कि 10 नंबर बढ़ाए, 10 तो रुपए बढ़े हैं ना, 10 रुपए बढ़े हैं, किस अमाउंट पे बढ़े हैं 90 पे बढ़े हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 90 ये हो जाएगा 1/9। 1/9 का मैंने याद कराया था क्या आ जाएगा 11.11% इज द राइट आंसर। तो ये जो है इतने परसेंट से सैलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, जो घटाई थी उसको दोबारा बढ़ाना है तो 11.11% आपको इंक्रीज देना पड़ेगा। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। इन एग्जाम ए गेट्स 10% मार्क्स लेस देन बी, उससे इतना कम है, उससे इतना कम है, बी गॉट 25% मोर मार्क्स देन सी, सी गॉट 20% लेस देन डी। तो यहाँ पे जो भी लास्ट वाला बंदा है उसका मान लो लेट्स सपोज 100, जैसे लास्ट वाला बंदा क्या दिया है डी, तो डी का क्या मान लेंगे 100 है, ठीक है, डी का मान लेंगे 100 है। तो सी की जो है डी से 20% कम आई है, सी की जो सैलरी है, जो सी के मार्क्स आए हैं वो डी से 20% कम आए हैं, तो सी का क्या बन जाएगा भाई 80 मार्क्स, यानी कि इससे 20% कम कर दो तो 80 मिल जाएगा।
अब बी के लिए क्या कहा है, बी के लिए उसने कहा है कि बी के जो है 25% ज्यादा मार्क्स है सी से, यानी कि सी के जितने भी मार्क्स थे उससे 25% ज्यादा आए हैं बी के। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। 25% मैंने आपको बताया था ना, 25% क्या होता है 1/4, या 1/4 क्या होता है 25%। तो 25% क्या हो गया 1/4, तो इसका 1/4 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 निकालोगे 80 का, तो 80 का 1/4 क्या आ जाएगा 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपीज उससे ज्यादा है। बी के जो मार्क्स है, सॉरी बी के जो मार्क्स है 80 से 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा करोगे तो क्या आ जाएगा 100, यानी कि 100 मार्क्स जो है बी के। अब ए के लिए उसने क्या क्या है, ए के जो है 10% मार्क्स कम है बी से, तो बी के अगर 100 है तो ए के क्या हो जाएंगे 90। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, इफ ए गेट्स 360 आउट ऑफ टोटल 500 मार्क्स, यानी कि 500 में से 360 नंबर आए हैं ए के, बट जब मैं यहां पे 100 लेता हूं तो ए के आते हैं 90, ए के आते हैं ना भाई 90 मार्क्स आए ना ए के, तो 90 हमारे हिसाब से बनते हैं, बट मेरे को बनाना 360 है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 4 से, तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहां पे भी आपको 4 से करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको 4 से करना पड़ेगा, और यहां पे भी आपको 4 से करना पड़ेगा। तो डी के जो मार्क्स आ गए वो आ गए 400, डी के जो मार्क्स आ गए हैं वो आ गए हैं 400। उसने पूछा था मार्क्स, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी वाज, डी के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो परसेंट में अगर बनाना है तो 400 नंबर उसके आए हैं 500 के पेपर में से, 400 मार्क्स उसके आए हैं आउट ऑफ 500, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से, तो ये क्या आ जाएगा 80%, तो 80% मार्क्स आए हैं। देखिए कॉन्सेप्ट इसके क्लियर, ठीक है। तो परसेंटेज के कई सारे टाइप्स बन सकते हैं, तो मैं आज क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराने की समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है तो मेरे से आप जो है मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक साल हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल जाएगा। अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, यानी कि मैन ने जो है 20% जितनी भी उसकी इनकम थी, ठीक है, जितनी भी उसकी इनकम थी, तो जितनी भी का मतलब क्या हो गया 100x मान लेते हैं, हमेशा 100x आपको मानना है, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तो हार्ड क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा लूंगी, जो है अप्रोच बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अप्रोच करने हैं आपको। A man spends 20% of his monthly income on food, यानी कि 100x अगर वो कमाता था तो 100x का 20% के लिए जो है निकाल लोगे आप 20x, तो 20x पैसा तो उसने फूड पे खर्च कर दिया, 20x रुपीस उसने फूड पे खर्च कर दिए। फिर उसने उसके बाद क्या बोला, 30% ऑन रेंट, 30% जो भी उसकी इनकम थी 30% उसका रेंट पे खर्च कर दिया, तो 100x कमाता था उसका 30x उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो टोटल खर्चा कर चुका है 50x। 100x कमाता था 50x खर्च कर दिया, तो उसके पास बच रहा है 50x हमारे हिसाब से। बट उसने क्या बोला, इफ हिज सेविंग्स आर 500 रुपीज, तो 5x को इक्वेट किससे कर दोगे 500 से, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 10 आ गई, तो कैसा भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन जो है बहुत तरीके के आ सकते हैं, क्वेश्चन में टोटल सैलरी भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कितना पैसा उसने रेंट पे खर्च करा है या फिर कितना पैसा उसने फूड पे खर्च करा था, तो क्वेश्चन कई तरीकों के आ सकते हैं। सेविंग हमारे हिसाब से 50x आती थी, बट उन्होंने क्या दिया है 500 किया है, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, फाइंड दिस टोटल इनकम, तो टोटल इनकम हमने क्या मानी थी 100x, तो 100 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000 रुपीज उसकी टोटल इनकम थी, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। A man spent 10% of his monthly income on travel and 30% of the remaining, भाई ये एक ना नया शब्द है जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा, अगर वो 100x रुपीस कमाता है जिसमें से 10% उसने मंथली इनकम का ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो 10x उसने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, 10x उसने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो उसकी पॉकेट में बचा है 90x। भाई चीज समझना बहुत ध्यान से, 100x रुपीस मेरी पॉकेट में थे जिसमें से मैंने 10x जो है ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, तो मेरी पॉकेट में भी 90x रुपीस बचे हैं। उसने क्या बोला आपसे कि 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, यानी कि जितना भी पैसा बचा है उसका 30% में उसने रेंट पे करा है, तो बचा तो 90x था ना भाई, तो 30% किसका निकालेंगे 90x का निकालेंगे, 100x का 30% नहीं निकालेंगे, बिकॉज उसने स्पेशली मेंशन करा है 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, जितना भी बचा था उसका 30% उसने रेंट पे खर्च करा है, तो 30% इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा 27x उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो उसकी पॉकेट में बचा है 63x। भाई 90 में से खर्च करा ना, मेरी पॉकेट में अगर 90 रुपए थे जिसमें से मैंने 27 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरी पॉकेट में जो है 63 रुपीस बचेंगे, बट हमारे हिसाब से 63x बचते हैं, उसके हिसाब से 63 100 बचते हैं, तो इसको इक्वेट किससे कर दोगे आप 60 100 रुपीस से, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 100। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है
फाइंड द अमाउंट दैट ही स्पेंट ऑन द ट्रेवल, ट्रेवल पे कितना खर्चा करा था वो आपको निकालना है। तो ट्रेवल को हमारे हिसाब से 10x करा था, बट x की वैल्यू अगर 100 आई है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसने 1000 रुपए खर्च करे हैं विद ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट को उसने 1000 रुपीज खर्च करे हैं। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे भी आपके एग्जाम में। एक चीज ध्यान रखना, रिमेनिंग वाले से क्वेश्चन बनेंगे, और रिमेनिंग वाले की वो कम से कम आपको 3 चेन देगा। मतलब रिमेनिंग बचाया, फिर इस पे खर्च कर दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा है उसका इतना परसेंट इतने फूड पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया, फिर रिमेनिंग बचेगा, फिर उसका इतना परसेंट मैंने यहां पे खर्च कर दिया। तो वो चेन बनाएगा भाई, आपको देगा लेवल, रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग, कम से कम 3 लेवल्स आपको देगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से। A man spent 25% of his income on rent, यानी कि जितना भी वो कमाता था 100x का 25% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो 25x रुपीस उसने रेंट पे खर्च कर दिया है। ठीक है, तो उसके पास बचा है 75x। फाइन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, 100x कमाता था जिसमें से 25x उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो उसकी पॉकेट में 75 रुपीस बचे हैं, यानी कि 75x रुपीस बचे हैं। नाउ उसने क्या बोला, 33% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, 33.33% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, यानी कि जितना भी बचा था उसका 33.33% उसने खाने पे जो है खर्च कर दिया है। तो 33.33% का मतलब क्या हो गया, 1/3। तो इसका 1/3 निकालोगे दोबारा क्या आ जाएगा, 25x, यानी कि 25 रुपए ही 25x रुपए उसने फूड पे खर्च कर दिए। फाइन, तो अगर 75x में से 25x रुपीस उसने फूड पे खर्च कर दिए, तो उसकी पॉकेट में अभी 50 रुपए बचे, यानी कि 50x रुपीस बचे। अब उसने क्या बोला, 50% ऑफ द रिमेनिंग, दोबारा उसने दिया है जितना भी पैसा उसकी पॉकेट में बचा रेंट और खाने पे खर्च करने के बाद, उसका भी 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। तो 50 का 50% निकालोगे क्या आ जाएगा, 25x। तो 25x रुपीस उसने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो अब उसकी पॉकेट में 25x रुपीस बचे हैं। पहले मैंने 100 का ब्रेकअप करा, 100 का ब्रेकअप करा तो ये आया, फिर मैंने 75 का ब्रेकअप करा तो ये आया, फिर मैंने 50 का ब्रेकअप करा, 25 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे हैं 25x। एंड सेव्स लेस द अमाउंट, बाकी का अमाउंट जो है वो सेव करता है, यानी कि हमारे हिसाब से वो 25x रुपए बचाता है। भाई हमारे हिसाब से वो 25x रुपीस बचाता है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3750 बचाता है। भाई क्वेश्चन आया भी समझ में, ठीक है, 25x रुपीस वो हमारे हिसाब से बचाता था, बट क्वेश्चन में 3750 बचाता है। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, भाई यहां से जो है x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 15, यानी कि x आ गया 15। तो कैसा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो भाई, कितना पैसा रेंट पे खर्च करा, यू कैन फाइंड इट, फूड पे कितना खर्च करा, यू कैन फाइंड इट, ट्रैवल पे कितना खर्च करा, यू कैन फाइंड इट, टोटल इनकम क्या है, यू कैन फाइंड इट। तो फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट ऑन द फूड, खाने पे कितना खर्चा करा था, तो खाने पे हमारे हिसाब से 25x करा था, तो 25 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 15 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 375 रुपीस, 3750 रुपीस उसने जो है फूड पे खर्चा करा है। दैट्स ऑल भाई, फंडा इज क्लियर गाइस। ठीक है, तो बेसिक मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। इस पे और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है भाई, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, वन ऑफ द एप्लीकेशन जो मैंने अभी पढ़ाया था, उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। कमल हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, 20% उसमें से खराब हो गए। भाई 20% खराब हो गए, तो 20% खराब हो गए तो 80% बचे, और 80% जितने भी उसके पास बचे थे, ही गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर टू अ फ्रेंड, यानी कि जितने भी उसके पास बचे थे उसका भी 80% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब उसके पास बचते हैं 80 एप्पल, अब उसके पास बचते हैं एग्जैक्ट 80 एप्पल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, आपको अप्रोच पता है, 100x मान लिया, 20x खराब हो गए, तो 20x तो खराब हो गए, तो उसकी पॉकेट में पड़े हैं 80x, 80x का 80% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो 80x का 80% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 64x उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये भी जो है खराब हो गए। ठीक है, अब उसके पास बचे हैं, अगर 80 में से 64 एप्पल उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो उसकी पॉकेट में 16 बचेंगे। 16x हमारे हिसाब से बचते हैं, बट क्वेश्चन में 80 दिया है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में हमने माने थे 100x है, x की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, 500 इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको यूज टू करा रहा हूं इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। अभी रियल क्वेश्चन नहीं आया है जो आपके एग्जाम लेवल में आएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन, इसको समझना भी क्वेश्चन को। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके 9th क्वेश्चन कराऊंगा। इन अ इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वोट्स, यानी कि उसको 42% वोट मिली। द अदर कैंडिडेट सिक्योर्ड 58% वोट्स एंड डिफीटेड हिम बाय 480 वोट्स। भाई सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि जीतने वाले को 58% वोट मिली है, तो हारने वाले को 42% वोट मिलेगी।
भाई जीतने वाले को अगर 58% वोट मिल रही है तो हारने वाले को 42% वोट मिलेंगे, और जो जीता है वो 480 ज्यादा वोट से जीता है, मतलब 480 वोट से जीता है, तो जो जीता है उसकी हारने वाले से 480 वोट ज्यादा है। तो यहां पे परसेंटेजेस का डिफरेंस क्या मिल गया भाई, परसेंटेजेस का डिफरेंस क्या मिल गया, 58% में से माइनस करोगे 42%, तो आंसर क्या मिल जाएगा भाई, यहां से आ जाएगा 8 और 8 16, यानी कि 16% शुड बी इक्वल टू 480, बिकॉज वोट्स में डिफरेंस क्या था, 480 का था, और परसेंटेजेस में डिफरेंस क्या है, 58 और 42, यानी कि 16% है। तो परसेंटेजेस का डिफरेंस और एग्जैक्ट वैल्यूज का डिफरेंस दोनों को मैं बराबर रख के आंसर निकाल सकता हूं। ये चीज आगे के लिए भी ध्यान रखना, आगे वाले कुछ क्वेश्चंस में यही चीज आपको समझाऊंगा। जो भी परसेंटेज का डिफरेंस है और जो भी वोट्स का डिफरेंस है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, 16% शुड बी इक्वल टू 480। तो उसने टोटल वोट पूछे 16% किसका, ये मैं बताना भूल गया आपको, 16% किसका, जितनी भी वोट पे फैसला हुआ था, टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स का 60% शुड बी इक्वल टू 480। तो यहां से टोटल वोट्स क्या आ जाएगा, 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 16, ये कट जाएगा इस पे 30 पे, तो टोटल वोट्स आ जाएंगे आपके पास 3000 इज द राइट आंसर। 3000 वोट पड़ी थी जिसमें से 480 से जीत गया, जो 58% वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कंपाइल्ड क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल, ठीक है, जो अभी आपका 2015 वाला था, उसमें सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि जितनी भी गांव में जनता थी, जितनी भी शहर में जनता थी, लेट्स सपोज टोटल जो जनता है वो 100x, इसको मान लेते हैं टोटल जो पीपल है वो 100x है भाई, 10% तो वोट डालने नहीं है, मतलब अपने जो है घरों से बाहर नहीं निकले, 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 10x वोट तो सीधी सीधी खराब हो गई, मतलब 10x वोट तो भाई सीधी सीधी खराब हो गई, 10x तो खराब हो गई, यानी कि 90x पे हार जीत का फैसला हुआ, यानी कि 90x जो है वो वोट डालने आए भाई, 90x ऐसे बंदे थे जो 90x ऐसे बंदे थे जो वोट डालने आए। अब उसने क्या बोला, जितनी भी वोट पड़ी थी उसमें से भी 10% खराब हो गई, इसने क्या कहा, 10% ऑफ द वोट पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, तो 10% किसका निकालेंगे, 100x का नहीं निकालेंगे, क्योंकि 100x में टोटल जनता थी, वोट जो पड़ी थी काउंटर पे वो पड़ी थी 90x, तो 90x का 10% खराब हुआ है भाई। पॉइंट यही था भी क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं करा है, बट यू नीड टू कैच इट। ठीक है, कि क्या बोला है क्वेश्चन में, तो 90x जितनी भी वोट पड़ी थी, जो भी बंदे वोट डालने आए थे, जितने भी बंदे ने वोट डाली थी, उसमें से 10% खराब हो गई, तो 90x का 10% निकाल दोगे क्या आ जाएगा, 9x, 9x यहां पे खराब हो गया, तो जो हार जीत का जो फैसला हुआ है वो 81x पे हुआ है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं, जो हार जीत का जो फैसला हुआ है वो 81x वोट्स पे हुआ है। अब उसने क्या बोला है आपसे, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी कि जीतने वाले को 54% वोट मिली है, जीतने वाले को 54% वोट मिली है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन बताना मेरे को, अगर जीतने वाले को 54% मिलती है तो हारने वाले को भी कितने परसेंट वोट मिलेंगे, अगर दो ही बंदे चुनाव में लड़ रहे हैं, अगर जीतने वाले को 54% मिली है तो हारने वाले को 46% मिलेंगी, नहीं मिलेंगी भाई, 100% का ब्रेकअप करेंगे ना भाई, 100% का ब्रेकअप करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि आप और मैं इलेक्शन में कहीं पे लड़े, मेरे को 80% वोट मिली है, तो आपको 20% मिलेंगी, मिलेंगी। अगर हम दो ही बंदे लड़ रहे हैं तो 100 में से 54% अगर जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को फॉर श्योर 46% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 54% और 46% किसका है, 81x का है। देखो जो हार जीत का जो फैसला हुआ था, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, 81x को हुआ था ना, तो 81x का 54% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को मिली है 46%, और जो जीता है वो 1620 वोट ज्यादा से जीता है भाई। अब जो है लास्ट वाला क्वेश्चन बन चुका है सेम टू सेम, परसेंटेजेस में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 54% है, यहाँ पे 46% है, तो परसेंटेजेस में गैप बन जाएगा 8% का, और जो वैल्यूज में जो डिफरेंस है, दोनों की वोट्स में जो डिफरेंस है वो कितना है, क्या है, 1620 वोट का। फाइन गाइस, तो यहाँ पे 8% शुड बी इक्वल टू 1620 वोट्स। नाउ सोचने वाली बात ये है कि 8% किसका, 8% 81x का भाई, 90x का नहीं, 100x का नहीं, बिकॉज 81x पे हार जीत का फैसला हुआ था, तो 81x का 8% निकालोगे तो 1620 आना चाहिए, तो x की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहां से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 250, x की वैल्यू 250 है, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछ दिया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड वाज, भाई कितने वोटर थे शहर में, 100x थे भाई, 10% तो अपनी इच्छा से डालने नहीं आए थे ना, बट वोटर तो 100x ही माने जाएंगे ना भाई। 100 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 250 से, आंसर क्या होगा 25,000 वोट से जो है। ठीक है,
फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है, किस तरीके से आपको ये रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, 90% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जो मैं पिछले लास्ट 2 क्वेश्चंस पे कर रहा हूं, यानी कि जितना डिफरेंस भी परसेंटेज का है और जितना डिफरेंस मार्क्स का है, यानी कि जितना डिफरेंस एग्जैक्ट वैल्यू का है, वो दोनों डिफरेंस में बराबर रख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे उसने क्या बोला कि ए ने 20% मार्क्स बनाए, ठीक है, एक एग्जाम हुआ, एग्जाम के टोटल मार्क्स आपको नहीं पता है, वही आपको निकालने हैं। ए के जो है 20% मार्क्स आए और वो जो है 35 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 35 मार्क्स उससे जो है कम आए, जो भी पासिंग लिमिट थी। बी के जो है 50% मार्क्स आए और उसके 55 मार्क्स ज्यादा आते हैं जितने भी पास होने के लिए मेरे को चाहिए थे। भाई क्वेश्चन इसके लिए, ए के जो है 20% मार्क्स आए बट वो 35 मार्क्स से फेल हुआ है, यानी जितने भी नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उस मार्क्स से 35 मार्क्स उससे कम आए। और बी के लिए क्या बोला कि बी के 50% मार्क्स आए और जितने भी पास होने के लिए चाहिए थे उससे 55 नंबर ज्यादा लिया है। तो लेट सपोज, एक बार मैं आपको समझा देता हूं ये चीज क्या बोलती है। तो ये वाली लाइन मान लेते हैं पासिंग मार्क्स की लाइन, यानी कि इस लाइन पे जो आगे भी पास है, ठीक है। अब ए के कम मार्क्स आए, ए जो है फेल हुआ है ना 35 मार्क्स से, तो लाइन के इधर की तरफ पे डालेंगे तो ए यहां पे प्लॉट कर दिया, ए के 20% मार्क्स बने थे और यहां से लेके यहां तक का मार्क्स के केस में डिस्टेंस क्या बन जाएगा, बिल्कुल 35 मार्क्स से फेल हुआ है, तो 35 मार्क्स से फेल होने का मतलब क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या आ गया 35 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, बी के जो है 50% मार्क्स आए हैं और वो जो है 55 मार्क्स जो है ज्यादा लाता है जितने भी पास होने के लिए चाहिए थे। तो यहां पे पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए थे, इस लाइन से उसके 55 मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया, उसको इधर की तरफ प्लॉट करेंगे। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, पासिंग मार्क्स से बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया 55 मार्क्स, और बी के जो है 50% मार्क्स है। तो दोनों की परसेंटेजेस में डिफरेंस कितने का आ गया, 30% का, और दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितने का आ गया, 35 मार्क्स इससे अब इसके कम हैं जो भी पासिंग मार्क्स थे, और 55 मार्क्स इससे जो है ज्यादा है। तो अगर ए को बी के पास जाना है तो 35 प्लस 55 उसको कवर करना पड़ेगा। 55 में से 35 माइनस करने की भूल मत करना, भी बहुत बच्चे करते हैं। तो यहां पे अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है तो 35 मार्क्स उसके कम है और उसके ज्यादा है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 35 प्लस 55 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 90, यानी कि 30% शुड बी इक्वल टू 90 मार्क्स। 30% should be equal to 90 marks, 30% of what, 30% of the total marks। तो ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। 30% किसका, 30% भी जितने नंबर का पेपर था उसका 30% किसके बराबर है, 90 मार्क्स के बराबर है। टोटल मार्क्स आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, सॉरी टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, 300 इज द राइट आंसर। 300 मार्क्स का पेपर था जिसमें से ए के इतने आए या बी के इतने आए, तो जो आंसर मिला है मेरे को फाइंड द टोटल मार्क्स क्या आ गया, 300 मार्क्स इज द राइट आंसर। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी परसेंटेजेस में डिफरेंस आएगा और जो भी मार्क्स में डिफरेंस आएगा वो दोनों बराबर रखने हैं। तो 30% जो है बराबर है 90 मार्क्स। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। उसमें पूछा है पास परसेंटेज, ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। पास परसेंटेज आपको निकालनी, ए के 30% मार्क्स आए और 15 नंबर से फेल हुआ, बी के 40% मार्क्स आए और वो जो है 35 मार्क्स जो है ज्यादा लाता है जितने भी पास होने के लिए चाहिए। तो ए और बी में जो परसेंटेज का डिफरेंस आया भी क्या है, ए के जो है 30% मार्क्स आए हैं और उसके जो है पासिंग से 15 नंबर कम आए, बी के जो है 40% मार्क्स आए हैं, 40% मार्क्स आए हैं और उसके जो है 35 नंबर ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया, दोनों वैल्यूज को प्लस करना पड़ेगा। 15 प्लस 35 क्या हो गया, 50 मार्क्स, और यहां से 10% की वैल्यू मिल गई है। तो 10% किसके बराबर मिल गया अभी आपको, 50 मार्क्स के बराबर। 10% जो है वो किसके बराबर हो गया, 50 मार्क्स के बराबर हो गया। उसने पूछा फाइंड द पास परसेंटेज, तो पास परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से भी एक ट्रिक समझना भाई। ए के 30% मार्क्स थे, उसके 15 नंबर कम थे। अगर मैं उसके 15 नंबर बढ़ा जो है इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं उसके 15 नंबर इंक्रीज कर देता हूं तो वो बंदा पास हो जाएगा। तो यहां पे 10% बराबर 50 मार्क्स है, तो 1% शुड बी इक्वल टू 5 मार्क्स। कोई डाउट भाई, 1% शुड बी इक्वल टू 5 मार्क्स। तो अगर मैं उसके 5 नंबर बढ़ाता हूं तो मेरे को 1% बढ़ाना पड़ेगा भाई, सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर मैं ए के 5 नंबर बढ़ाऊंगा तो मेरे को उसका 1% बढ़ाना है, मेरे को उसके बढ़ाने 15% है, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा भाई, यहां पे 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 यहां पे, और यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 3%। यानी कि अगर मेरे को उसको पास कराना है तो मेरे को उसको 3% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, 33% वाला भी पास है।
जब उससे टोटल मार्क्स पूछे ही नहीं है तो टोटल मार्क्स क्यों निकालोगे भैया? क्वेश्चन पे आओ ना, क्वेश्चन पढ़ो भी सबसे पहले। पास परसेंटेज पूछी है तो पास परसेंटेज में ऐसे भी निकाल सकता हूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, डाउट हो तो मेरे को मेल करके पूछ लेना। वन मोर क्वेश्चन पे 12th क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, ये आ गया भी प्राइस एंड क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी का एक बार मैं फंडा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक चीज क्लियर है, घर पे सब सामान लाते हैं तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, जितना प्राइस पर केजी है और जितने आप जो है माल ला रहे हो तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। फाइन, टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा ना आपको, कितना खर्चा हुआ ये चीज आपको मिल जाएगी। तो यहां से एक चीज समझना, अगर मैं प्राइस किसी भी चीज का बढ़ाता हूं, मैं फर्स्ट केस करा रहा हूं जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा। फर्स्ट केस करा रहा हूं जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर रहेगा। क्वेश्चन में दिया भी है आपको, शुड डिक्रीज द क्वांटिटी सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर तो अगर जितना खर्चा मैं पहले कर रहा था उतना ही खर्चा मेरे को अब भी करना है। किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया, फाइन, किसी चीज का अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया है तो मेरे को माल जो है ना कम मिलेगा। भाई जितने किलो मैं पहले ला पा रहा था उतने किलो मैं नहीं ला पाऊंगा, बिकॉज मेरे को खर्चा बराबर रखना है। भाई अगर प्राइस, लेट सपोज अगर आपको 10 रुपीज पर केजी का कोई प्राइस है, 10 रुपीज पर केजी का कोई जो है दाल मिलती है, आप भी दुकानदार से हर महीने 30 किलो दाल लेके आते हो तो 30 मल्टीप्लाई 10 के हो गए, 300 रुपए खर्चा करके आते हो। अब अगर भाई मैंने कहा आपसे, ठीक है, मैंने ये कहा आपसे कि भाई प्राइस जो है वो 15 रुपीज पर केजी कर दिया है, भाई अब दुकानदार आपको 300 रुपए में 30 किलो तो नहीं देगा, क्योंकि 30 किलो 450 रुपए का बन जाएगा। फाइन, भाई कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं ये बता रहा हूं कि अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो प्राइस कम करना पड़ेगा। ये है इसका फंडा। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट केस करा रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगले कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको जो है कंफ्यूजन आए। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर है। फर्स्ट केस कौन सा है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है? तो अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी आपको जो है कम करनी पड़ेगी। ये है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इस केस में। तो उसने आपको क्या दिया है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। फाइन, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम। अब आते हैं क्वेश्चन पे, उसने क्या बोला? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर बाय 25%। यानी कि प्राइस जो है वो मैंने 25% से बढ़ा दिया। प्राइस 25% से बढ़ा दिया तो कितने परसेंट से हाउसवाइफ को क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी कि उतना ही खर्चा हो जितना जो है पहले हो रहा था? तो ये चीज तो क्लियर है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा। प्राइस अगर 25% से बढ़ाया तो क्वांटिटी मेरे को कम करनी पड़ेगी। कितने परसेंट से कम करनी पड़ेगी आपको निकालना है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? प्राइस हमेशा क्या मानना है? 100 है। प्राइस ऑलवेज, हमेशा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, प्राइस ऑलवेज शुड बी कंसीडर एज 100। तो प्राइस 100 है, प्राइस 100 है, ठीक है। तो प्राइस के साथ क्या हुआ है? 100 का क्या बन गया अभी? 125, बिकॉज 25% से इंक्रीज हुआ है ना, 25% से इंक्रीज हुआ है तो 100 का क्या बन गया? 125। तो हमेशा आपको क्या करना है कि ये था प्राइस, प्राइस के साथ जो हुआ है उससे उल्टा आपको क्वांटिटी के साथ करना है। मतलब प्राइस का जैसे 100 का 125 बन गया तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 125 की 100। तो ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में कहूंगा बार बार इसी चीज का मैं यूज करूंगा। तो यहां से एक चीज समझना, जो प्राइस के साथ कर रहे हो या जो प्राइस के साथ हुआ है उससे उल्टा आपको क्वांटिटी के साथ करना है। प्राइस अगर 100 रुपीज का 125 बन गया है तो क्वांटिटी 125 की 100 बन जाएगी। डेट्स ऑल, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो अब जो है मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कि कितने परसेंट क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। तो 25 किलो में कम लेके आ पा रहा हूं, 25 किलो कम लेके आ पा रहा हूं ना, तो परसेंटेज में क्या बन जाएगा? 25 किलो में कम लेके आ पा रहा हूं, मैं 100 पे कम नहीं लेके आ पा रहा हूं, मैं 125 पे कम लेके आ पा रहा हूं। पहले तो मैं 125 लाता था ना, तो 125 में से 25 कम कर रहे हैं तो परसेंटेज किस पे निकालेंगे? 125 पे निकालेंगे। 25 को डिवाइड किससे कर दोगे? 125 से मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो ये कट जाएगा 4 पे, सॉरी 5 पे, ठीक है, और ये कट जाएगा 5 पे, और 5 इसको काट देगा 20% से। तो 20% से आंसर हो गया। अभी अगर प्राइस 25% से बढ़ाओगे तो क्वांटिटी 20% से डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन के क्वेश्चंस में आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोला उसको? इसको जल्दी से निकालो। ड्यू टू डिक्रीज हुआ है इन द प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर बाय 25%, यानी कि प्राइस जो है वो 25% से कम हो गया। तो प्राइस अगर मैं 100 मानता हूं, प्राइस अगर मैं 100 मानता हूं तो 25% से कम हो गया, क्या बन जाएगा भाई? 75। 25% से कम हुआ ना तो क्या बन जाएगा? 75, यानी कि दिस इज प्राइस। तो क्वांटिटी के साथ क्या क्या करना पड़ेगा आपको?
भाई एक्सपेंडिचर तो बराबर है ही ना, सबसे पहले ये वाली लाइन जरूर चेक कर लेना, एक्सपेंडिचर शुड बी सेम। तो प्राइस अगर 100 का 75 बन गया तो क्वांटिटी 75 की क्या बन जाएगी 100, ठीक है। तो 25 कम हुआ है, 25 किस पे कम हुआ है 75। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 25 जो कम हुआ है वो 100 पे कम नहीं हुआ है, वो 75 पे कम हुआ है। तो परसेंटेज कैसे निकाल दोगे, 25 डिवाइडेड बाय 75, ये 1/3 आ गया। 1/3 क्या होता है 33.33% इज द राइट आंसर। इतनी परसेंट से वो जो है आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर जो है खर्चा आपको बराबर करना है। फाइन गाइस, वन मोर क्वेश्चन क्या दिया है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 20%, यानी कि जो प्राइस था शुगर का वो मैंने 20% से बढ़ा दिया और कंजम्पशन जो है वो 30% से कम कर दिया, यानी कि क्वांटिटी जो मैं ला रहा था पहले उससे 30% कम ला रहा हूं। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट। एक चीज भाई मैं क्लियर कर देता हूं, जो मैं लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था वो मैं कब कर सकता हूं, जब टोटल एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा। इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर में ही भाई कितने परसेंट का फर्क आएगा ये आपको निकालना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में ही आपको जो है परसेंटेज चेंज निकालना है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो वही है भाई, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा, पर क्वेश्चन में अलग क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, प्राइस भी 100 मानना है ऑलवेज और क्वांटिटी भी 100 माननी है हमेशा, ठीक है। प्राइस भी 100 एंड क्वांटिटी इज आल्सो 100। प्राइस के साथ इंडिविजुअली निकाल लो क्या हुआ है, भाई प्राइस जो है वो 20% से बढ़ गया है, तो नया वाला प्राइस क्या बन जाएगा भाई 120 और जो कंजम्पशन है वो 30% से कम हो गई है, यानी कि अगर मैं 100 किलो पहले लाता था तो मैं 70 किलो लाता हूं। इसका मतलब ये हुआ ना 70 केजी लाता हूं, तो 0 से 0 काट दो और यहां पे 0 से काट दोगे 0, तो 10 × 10 क्या बन जाएगा भाई 100, यानी कि 100 रुपीज का खर्चा कर रहा था पहले और 12 से बचा क्या हो गया 84 रुपीज का खर्चा कर रहा हूं। तो यहां पे 16 कम हुआ है ना भैया, जो टोटल खर्चा है वो 16 रुपए से कम हुआ है, तो 16 रुपए से जो कम हुआ है वो 100 पे कम हुआ है, यानी कि पहले मैं 100 रुपीज खर्च कर रहा था तो 16 जो कम हुआ है वो 100 पे कम हुआ है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 के साथ, तो आंसर क्या होगा 16% इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, द कांसेप्ट इज क्लियर। दो क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मैं ये वाला क्वेश्चन कहूंगा कि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, कांसेप्ट समझना भी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। प्राइस भी 100 मान लिया है और क्वांटिटी इज आल्सो टेकन एज 100, ठीक है। फिर इंडिविजुअल निकाल दो कि चेंजेस क्या हुआ है। एंड जस्ट वन मोर क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या क्या। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 40%, यानी कि 40% से प्राइस बढ़ा दिया, तो प्राइस क्या बन जाएगा भाई 100 का 140, प्राइस बन जाएगा 100 का 140, और कंजम्पशन जो है वो मैंने 20% से कम कर दिया, यानी क्वांटिटी जो है वो 20% से घटा दी, यानी कि पहले अगर मैं 100 केजी लेके आता था तो मैं 80 केजी लेके आता हूं। फाइन, तो यहाँ पे 0 से कट जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे 0 से कट जाएगा 0, 10 जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 100, एंड 14 8 जा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 14 8 जा मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको आ गया 112, यानी कि 112 रुपए। तो पहले वो 100 रुपए खर्च करता था, अब वो 112 रुपए खर्च कर रहा है, तो 12 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 12 रुपए जो बढ़ाए हैं उसने 100 पे बढ़ाए हैं, तो 12% इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर आपको 12% से बढ़ाना पड़ेगा। अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाली ट्रिक मैं उन क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकता हूं, ठीक है, वो जो है 1 बाय 1 मैं आपको कराऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, यानी कि जो किसी स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 10% से बढ़ा दी, अगर पहले x थी, यानी कि पहले x ले लेते हैं, तो नई वाली जो साइड बन गई है वो बन गई है x में x का 10% प्लस करने के बाद जो आएगा। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया वैल्यू, उसका एरिया में कितने परसेंट का फर्क आएगा ये आपको बताना है। तो मैं स्क्वायर का एरिया कैसे निकालता हूं, x का स्क्वायर करके, इतना तो पता होगा ना, x मल्टीप्लाई x कर दोगे तो एरिया आपको मिल जाएगा। तो x स्क्वायर क्या होता है अभी एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो 2 बार ही मल्टीप्लाई करा गया है ना, तो प्राइस एंड क्वांटिटी भी दोबारा जो है लिंक अप करना है, क्वेश्चंस को लिंक करना है आपको, जो पहले पढ़ रहे थे उसको इसमें घुसाओ, जो पढ़ा है उसको इस वाले क्वेश्चन में घुसाना है आपको। वो स्पेशली मेंशन नहीं करेगा भाई, वो जो है एग्जामिनर जो होगा वो स्पेशली कहेगा नहीं कि स्टडी आईक्यू में आपने पढ़ा था तो वही वाला ट्रिक जो है यहाँ पे लगानी है, इतना ज्यादा वो हिंट नहीं देगा भाई, आपको वो चीज जाननी पड़ेगी कि आपको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे 2 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले वाला x पे क्या मान लोगे 100 और दूसरे वाला x पे क्या मान लोगे आप, तो एक x के साथ क्या हुआ 10% से बढ़ा दिया, तो 10% से बढ़ा दिया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बन गया 110,
और यहाँ पे साइड बन जाएगी 110, तो यहाँ पे 0 से कट जाएगा 0 और यहाँ पे कट जाएगा 0 से 0, 10 10 जा क्या हो गया 100 और यहाँ पे 11 11 जा क्या आ जाएगा 121, तो 100 का 121 हो गया, तो इंक्रीज के ये इतना हुआ है 21% इज द राइट आंसर, बी ये इसका राइट आंसर है। भाई जल्दी करनी है, प्रोसेसिंग शुड बी फास्ट, अपना माइंड इतना आपको शार्प रखना है कि क्वेश्चन देखते पकड़ में आ जाए कि हाँ भाई ये तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। फाइन, वन मोर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। If the radius of the circle is increased by 25%, ठीक है, जो radius of the circle is increased by 25%, then find the percentage effect in the area of the circle। तो area of the circle में कैसे निकालता हूं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर करके मेरे को एरिया ऑफ द सर्कल मिल जाता है। भाई दूसरे वाले एरिया जब मैं निकालूंगा, जब इंक्रीज करने के बाद, उसमें भी पाई तो बराबर रहेगा, तो पाई लिखो मत लिखो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू एरिया था, तो यहाँ पे आर के साथ क्या चेंज हुआ है, भाई 2 बारी आर मल्टीप्लाई है, अगर 3 बारी आर मल्टीप्लाई होता तो 3 बारी आपको क्या क्या जो है मानना पड़ता सो, तो यहाँ पे 2 बारी आर मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों आर को मैं क्या मान लूंगा, ठीक है, 100 100 मान लोगे, इसका 125% जो है 25% से बढ़ाओगे तो 125 बन जाएगा, और इसका भी 125 बन जाएगा। कैंसिल आउट कैसे करोगे, 25 से चला गया 4 पे, 25 से जो है चला गया 5, 25 से चला गया 4 पे, 25 से ये चला जाएगा 5 पे, तो 4 4 जा क्या हो गया 16, और यहाँ पे 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, यानी कि पहले जो एरिया था वो था 16, जो नया एरिया है वो क्या है 25, तो इंक्रीज हुआ है 9 का, तो इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 9 का, यानी कि 9 इंक्रीज हुआ है, 9 इंक्रीज हुआ है ओवर 16, 16 पे इंक्रीज हुआ है ना, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 56.25% इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर पे बन सकता है, देन रेक्टेंगल पे बन सकता है, सर्कल पे बन सकता है, सिलेंडर पे बन सकता है, किसी का भी एरिया में वो आपसे चेंज पूछ सकता है, कितने परसेंट का एरिया में फर्क आया। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू 3 बारी मल्टीप्लाई होगी तो उसको एक और मान लोगे, मतलब एक और आपको 100 मानना पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 18। If the radius is increased by 10% and the height is decreased by 20% of the cylinder, then find the percentage change in the volume of the cylinder, ठीक है, then find the percentage change in the volume of the cylinder। तो वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम में मैं जो है परसेंटेज के चेंज कैसे निकाल सकता हूं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर तो 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है और एच जो है वो 1 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे तीनों के लिए क्या मान लोगे आप 100, यहाँ भी क्या मान लिया 100 और यहाँ भी क्या मान लिया 100, ये आर आ गया, ये आर आ गया और ये आ गया एच। तीन वो है ना, 3 चीजें हैं आपको जो मल्टीप्लाई में दी गई है, आर आर और एच। तो इसके साथ भी क्या भी बन जाएगा, इसके साथ भी बन जाएगा रेडियस इंक्रीज बाय 10%। अच्छा, रेडियस जो है वो 10% से इंक्रीज हुआ है, तो 100 का क्या बन जाएगा 110, और यहाँ पे भी 100 का क्या बन जाएगा 110, और डिक्रीज जो सिलेंडर का जो हाइट है वो 20% से कम हुआ है, तो अगर 100 था पहले तो अब क्या बन गया, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, 0 से 0, 0 से 0, और यहाँ पे भी कट जाएगा 0 से 0, 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 1000, ठीक है, और यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 8 क्या भी मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल गया 960, यानी कि पहले जो एरिया था 1000 था, अब जो एरिया है वो 968 है, तो कितना कम हुआ है, ये जो है 32 कम हुआ है, 32 कम हुआ है 1000, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, परसेंटेज निकाल दोगे, 3.2% से वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा, ये है इसका राइट आंसर। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ चुका होगा। टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, आपको पता है किस तरीके से करना है, टोटल एक्सपेंडिचर में फर्क आएगा, आपको पता है किस तरीके से करना है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरिया या वॉल्यूम या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि उसको सॉल्व कर सकते हो। 19th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और जो है इस वाले चैप्टर में भी आ सकता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 30%, मतलब प्राइस ऑफ द शुगर, जो प्राइस था वो शुगर का 30% से बढ़ा दिया, तो a man buy 6 kg less for rupees 520, यानी 520, 520 रुपीज ही वो पहले खर्च करता था, अब भी वो 520 रुपीज ही खर्च करता है, बट अगर मैं प्राइस जो है 30% से बढ़ा देता हूं तो उसको 6 किलो कम मिलता है, यानी कि कितना कम ला रहा है वो आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे सेम तरीके से सॉल्व करोगे भी, प्राइस हमेशा क्या मानोगे 100, तो 100 का क्या बन चुका है 130, भाई 100 का 30% से इंक्रीज करा ना, तो 100 का क्या बन गया 130, तो क्वांटिटी के साथ क्या होगा 130 की क्या बन जाएगी 100। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वो 30 kg कम लेके आ रहा है,
अभी जो है वो 30 केजी कम लेके आ रहा है, बट आपको बनाना क्या है 6 किलो, तो 30 का मैं 6 किलो कैसे बना सकता हूं, डिवाइडेड बाय 5 करके। तो यहां जिससे नंबर से डिवाइड करा है उसी नंबर से यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, उसी नंबर से आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्राइस हमेशा 100 मानोगे। टोटल जो प्राइस था वो 30% से बढ़ गया, तो 100 का क्या बन गया 130, तो क्वांटिटी विल बी 130 की 100, तो 130 की 100 बन जाएगी क्वांटिटी। तो 30 केजी कम लेके आ रहा है हमारे हिसाब से वो 30 किलो कम लेके आ रहा है, बट हमें बनाना है 6 किलो कम, क्योंकि वो 6 किलो कम लेके आएगा। तो 30 का 6 किलो कैसे बनाओगे, डिवाइडेड बाय 5 करके। 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 30 को 5 से डिवाइड करोगे तभी आपको मिलेगा 6। तो जिस नंबर से यहां पे डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से यहां पे डिवाइड करोगे, उसी नंबर से यहां पे डिवाइड करोगे। तो जो पहले वो माल लेके आता था वो 26 किलो लेके आता था, अब जो माल लेके आता है वो 20 किलो लेके आता है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी इन रुपीस इज द राइट आंसर। यानी कि वो 26 किलो लेके आता था 520 रुपए में, तो 1 किलो का क्या बन गया, 1 किलो का क्या हो जाएगा, 20 रुपीस इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर हो गया है। एक चीज समझ में क्या मैंने जो है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन डिफरेंट है बट अप्रोच सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है बट अप्रोच सेम है। प्राइस अब भी हम 100 ही मान रहे हैं, 100 का 130 बन गया, तो क्वांटिटी विल गेट 130 की 100 बन जाएगी। तो यहाँ पे 130 केजी वो पहले लेके आता था, हम इसको मान के चले हैं, हम इसको मान के चले अभी 130 किलो वो पहले लेके आता था, अब वो 100 केजी लेके आता है, तो यहां से वो 30 किलो कम लेके आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 किलो कम लेके आना है, तो 30 किलो का 6 किलो कैसे बनाओगे, डिवाइड बाय 5 करके। जिस नंबर से यहां पे कर रहे हो उसी नंबर से यहां पे, उसी नंबर से यहां पे। अगर वो मेरे से पूछ लेता है व्हाट इज द करंट प्राइस पर केजी, तो यहां पे 20 किलो वो लेके आया 520 रुपए में, तो करंट प्राइस पर केजी क्या मिल जाएगा, ठीक है, करंट जो मिल जाएगा वो 520 डिवाइडेड बाय 20, तो यहां पे क्या हो जाएगा 26 रुपीस इज द राइट आंसर। तो बाद वाला जो पहले वाला जो प्राइस था वो क्या था 20 रुपीस था, अब जो प्राइस है वो क्या है 26 रुपए है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन सेम टाइम, इसको देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर, यानी कि प्राइस जो शुगर का है, जो शुगर का प्राइस है वो 100 था, 100 का क्या बन गया भाई 120, यानी कि 20% से कम हुआ है, तो 20% से कम होगा तो क्या बन जाएगा, एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइस जो है वो 100 मानना है आपको, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 20%। तो शुगर का जो प्राइस है वो 100 का क्या बन गया है 80, फाइन, 100 का 80 बन गया, तो क्वांटिटी 80 की क्या बन जाएगी 100, क्वांटिटी 80 की क्या बन जाएगी 100। तो यहाँ पे 20 केजी अभी मेरे को दिखाई दे रहा है, अभी मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि वो 20 किलो फालतू लेके आता है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 60 किलो फालतू लेके आता है 1200 रुपीस में। तो यहाँ पे 20 केजी का अगर मेरे को 60 केजी बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, यहाँ पे तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो यहां भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा और यहां भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। तो पहले वो 240 किलो माल लेके आता था, अभी इसका मतलब ये हुआ ना 240 किलो माल लेके आता था, अभी कितने पैसों में 1200। तो यहां पे 1 किलो का प्राइस क्या आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 240, आंसर हो गया 5 रुपीस पर केजी इज द राइट आंसर। आंसर क्या मिल गया आपको 5 रुपीस। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया। ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाले क्वेश्चन नहीं बन सकते, ये वाले क्वेश्चन पक्के बन सकते हैं, बिकॉज़ इट इज अ बिट हार्ड टॉपिक, बच्चों को समझने में इसको टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग टाइप के क्वेश्चन है, इक्वेशन से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 21st क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 25%, यानी कि जो प्राइस था वो 100 का क्या बन जाएगा 75, जो प्राइस था वो 100 का क्या बन जाएगा 75, तो क्वांटिटी में क्या फर्क आएगा, अभी 75 की क्या बन जाएगी 100, इनकी 75 की बन जाएगी। सो अ मैन कैन बाय 20 केजी मोर, भाई यहाँ पे 20 किलो का डिफरेंस चाहिए, 20 केजी मोर फॉर ₹120। अभी अगर आप देखते हो तो वो 25 किलो ज्यादा लेके आ पा रहा है, अभी अगर आप देखते हो तो वो 25 केजी ज्यादा लेके आ पाता है। अगर मेरे को 25 का 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, भाई अगर मेरे को 25 का 20 कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप 20 डिवाइडेड बाय 25 से। भाई सिंपल सा फंडा है ना, जो बनाना है वो आएगा ऊपर और जिससे बनाना है वो आ जाएगा नीचे। दैट्स ऑल। अगर कोई मतलब नॉर्मल जो है नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई आता है तो ठीक है, अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल सा टाइप पे क्वेश्चन आएगा कि 75 का भी बता दो 100 कैसे बनेगा, तो उसमें जो बनाना है और जिससे बनाना है उससे डिवाइड कर देना। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे 25 से 25 कट जाएगा, 20 किलो मिल गया ना। अब उसने क्या पूछा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी सबसे पहले निकाल दो, तो 25 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 20 बाय 25 से। भाई जिस नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करा है उसी नंबर से यहां पे, उसी नंबर से यहां पे, तो ये कट जाएगा 3 पे, यानी कि वो 60 केजी लेके आता था,
पहले वो 60 केजी लेके आता था 120 रुपीज में, तो 1 किलो कितने का हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 60, आंसर क्या आ गया 2 रुपीज पर केजी। इस तरह का आंसर इज 2 रुपीज पर केजी। फाइन गाइस, तो फंडा इज क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 22nd क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसने बोला मिक्सचर है 70 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, यानी कि 70 लीटर का कोई सॉल्यूशन है जिसमें से 10% वाटर है, यानी कि 7 लीटर क्या बन जाएगा वाटर, और 63 लीटर क्या बन जाएगी वाइन। दिस इज प्योर वाइन, यानी कि 7 लीटर वाज वाटर एंड 63 वाज वाइन। अब उसने क्या बोला, हाउ मच वाटर मस्ट बी एड, भाई पानी मिला रहा है ना, एक चीज समझना है यहां से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ना क्वेश्चन में कहूंगा इस शीट का। यहां पे उसने पानी मिलाया है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एड, तो पानी मिला रहा है तो पानी ही कुछ बढ़ेगा, पानी अगर मिला रहा है तो पानी ही कुछ बढ़ेगा ना, तो पानी ही कुछ बढ़ेगा, वाइन तो नहीं बढ़ेगी। वाइन अगर पहले 63 थी तो नए वाले सॉल्यूशंस में भी वो 63 ही लीटर रहेगी। कॉन्सेप्ट समझना है यहां से। तो उसने बोला आपसे कि हाउ मच लीटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 12.5%, एक 12.5% वाटर बनाना है कुछ वाटर ऐड करके। तो वाटर ऐड करा है तो वाइन से खेल लो, वाइन से आंसर निकाल लो। भाई वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी में फर्क पड़ जाएगा, बट वाइन की क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाइन जो है, अब अगर नई वाली क्वांटिटी में अगर आप देखते हो तो 12.5% वाटर है तो 87.5% क्या बन गया वाइन। तो वाइन जो है वो अब वो 87.5% है और इसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो 63 रहेगी। भाई क्वेश्चन समझ में आया? भाई वाटर प्लस कर रहा हूं तो वाइन तो बराबर रहेगी ना। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज समझ जाओ, वाटर अगर प्लस कर रहा हूं तो वाइन शुड बी इक्वल, यानी कि वाइन 63 में कुछ 1% का फर्क नहीं आएगा। 87.5% शुड बी इक्वल टू 63। 87.5% ऑफ व्हाट, न्यू क्वांटिटी, जितनी भी नई क्वांटिटी थी भाई टोटल नई वाली क्वांटिटी का 87.5% सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाना चाहिए 63। आपको मिल जाएगा न्यू क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 87.5। तो 12.5 से कट करोगे तो 87.5 चला जाएगा 7 पे और ये चला जाएगा 8 पे। तो ये 7 पे चला गया 9 पे, ठीक है। तो 7 से चला गया 9 पे, नई वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 9 8 जा 72 लीटर इज द राइट आंसर। यानी कि 70 लीटर पहले क्वांटिटी थी, अब जो है 72 लीटर है, तो 2 लीटर बढ़ा है। तो 2 लीटर में क्या बढ़ा होगा, अभी पानी को जो है ना मिलाया था, तो 2 लीटर का जो फर्क आया है ये पानी की वजह से आया ना। तो 2 लीटर मैंने पानी प्लस करा था, आंसर क्या हो गया, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो वाटर मस्ट बी एडेड का मतलब क्या हो गया, 2 लीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रेप्स कंटेन, जो ग्रेप्स है, मतलब ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर, ठीक है। ग्रेप्स कंटेन 68% वाटर एंड रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब क्या हो गया, किशमिश। एक चीज सबको समझ में आ चुकी होगी, ग्रेप्स को सुखा के रेजिन्स बनाई जाती है, ठीक है। रेजिन्स कंटेन 20% वाटर। ग्रेप्स केप्ट इन द सनलाइट, ठीक है, ग्रेप्स को मैंने धूप में रखा, तो हाउ मच रेजिन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg ऑफ ग्रेप्स। नाउ ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान होगा, अगर किसी ने एक भी बार एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो यहाँ पे ग्रेप्स जो है वो आपको 100 kg दिए गए, ग्रेप्स जो है वो 100 kg आपको दिए गए है ना। तो ग्रेप्स 100 kg में अगर मैं डिवाइड करता हूं, 68% तो पानी था, तो 68 kg क्या बन गया पानी, तो 68 kg पानी है तो 32 kg क्या बन जाएगा पल्प। पल्प का मतलब क्या हो गया, पल्प का मतलब जो इवेपोरेट नहीं हो सकता है। भाई ग्रेप्स को सनलाइट में रखोगे तो इवेपोरेशन होगा ना, जो इवेपोरेट होगा वो खाली पानी का होगा, जो इवेपोरेशन होगा वो खाली पानी का होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है जो लास्ट वाला कराया था, उसी तरीके से ये सॉल्व करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं पानी प्लस कर रहा था, यहां पे पानी को बाहर निकाल लो, एक ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है सेम क्वेश्चन। तो 32 kg जो है पल्प है, इसमें 1% का फर्क नहीं आएगा, चाहे आप ग्रेप्स को 2 साल रख लो, 3 साल भी रख लो, 4 साल रख लो, ये 32 kg तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो 68 kg में से कुछ कम होगा, इवेपोरेशन जो होगा वो इसमें से होगा। 68 kg का 50 बन सकता है, 40 बन सकता है, 20 बन सकता है, 10 बन सकता है। बट उसने क्या बोला कि रेजिन्स कंटेन 20% वाटर, यानी कि रेजिन्स में 20% वाटर है तो 80% क्या है। अगर रेजिन्स में 20% वाटर है तो 80% शुड बी पल्प। तो पल्प तो फर्क ही नहीं पड़ा ना भाई, पल्प तो बराबर का बराबर रहेगा। अगर यहाँ पे 32 किलो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे भी 32 kg दिखाई देगा। अब जो 32 kg है 80% है नई वाली क्वांटिटी का, मतलब जितने भी रेजिन्स बनाए गए हैं 100 kg से, लेट्स सपोज x है, तो x किलो का 80% किसके बराबर मिल गया, 32 kg के बराबर मिल गया। बिकॉज 80% ये 32 kg में फर्क नहीं आया, फर्क जो आया वो पानी में आया, फर्क जो आया वो पानी में आया। 32 जो पल्प था, पल्प में फर्क नहीं आया। तो 32 kg यहां पर है तो 32 kg यहां पे भी रहेगा, बट 32 kg जो है वो 80% है नई वाली क्वांटिटी का, मतलब x का।
तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू x। तो x की जब यहां से सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 40 kg इस तरह का आंसर। यानी कि 100 किलो में से 100 किलो अंगूर में से मैं 40 किलो में किशमिश बना सकता हूं। ठीक है भाई, आज हम बात करेंगे परसेंटेज पार्ट 2 की। परसेंटेज पार्ट 1 में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चंस को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके बैंक और एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं या जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उन टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको इजी वे में जो है सॉल्व करना इस वाले पार्ट 2 में सिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से एक बार स्टार्ट करते हैं। थीम थोड़ी सी मैंने चेंज की है, ब्लैक थीम। ठीक है, व्हाइट में आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो इफ यू आर कॉन्टिन्यूअसली वॉचिंग द वीडियोस, पूरा कोर्स मतलब आप जो है जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हो, तो थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम कर लेना। जो व्हाइट थीम की जो वीडियोस हैं उनकी ब्राइटनेस कम करके देखना, आंखों पे कम जोर पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक बार देखते हैं पार्ट 2 का। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि 50 केजी, ठीक है, 50 केजी मिक्सचर ऑफ सैंड, एक मिनट, इसका व्हाइट कलर यूज करते हैं। ओके, उसने आपसे कहा कि 50 किलो का मिक्सचर है, ठीक है, 50 केजी का मिक्सचर है जिसमें सैंड एंड सीमेंट है, मतलब दो चीजें हैं, सैंड एंड सीमेंट। 45% इज सीमेंट, यानी कि जो 50 केजी का जो मिक्सचर था उसमें 45 किलो जो है वो सीमेंट है। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट बिकम्स 10%। यानी कि इसने आपसे कहा कि कितने किलो में उसमें सैंड मिलाऊं कि सीमेंट का प्रोपोर्शन 10% हो जाए, जो अभी 45% है। फाइन, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, अपने आप से पूछो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो, इसका मतलब इस पे दिमाग लगाओ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, मतलब आप किस तरीके से बनाओगे। मेरी छोड़ दो, सबसे पहले यू शुड ट्राई एवरी क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब हर एक क्वेश्चन आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, खुद से उस पर दिमाग लगाना है, फिर वीडियो को प्ले करना है। तो यहां पे 50 किलो का 45% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 50 किलो का 45% हो जाएगा, ये कितना आ गया, ठीक है, 5 दूनी 10, ये हो गया 22.5, यानी कि 22.5 किलो जो है अभी भी सीमेंट है। अब उसने आपसे क्या कहा कि कितने किलो में सैंड मिलाऊं, तो सैंड मिलाया है, तो जो सीमेंट था, सीमेंट की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अगर पहले सीमेंट 22.5 केजी था तो अब भी सीमेंट 22.5 केजी रहेगा, बिकॉज उसने खाली रेता मिलाया है, सैंड मिलाया है। फाइन, तो 22.5 केजी इज अ वन थिंग, ठीक है, इज अ क्वांटिटी, इज अ एग्जैक्ट क्वांटिटी, बट इसकी परसेंटेज बदल चुकी है, अब क्या आगे भी 10%। तो ये ही जो क्वांटिटी है वो 10% बन चुका है नई वाली टोटल क्वांटिटी का, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 22.5 10% किसका होगा, 225 का होगा। तो 225 किलो अभी, ठीक है, 225 किलो अभी मिक्सचर का, अगेन आई एम रिपीटिंग, 225 भी ऑप्शन में दिया है, जल्दबाजी में 225 टिक मत कर देना। ये मिक्सचर किलो, मतलब मिक्सचर जो बना था जिसमें सैंड भी था और जिसमें आपका सीमेंट भी था। उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि कितने किलो में सैंड मिलाऊं, ठीक है, कितने किलो में सैंड मिलाऊं, कितने किलो में सैंड और मिलाऊं भी, किसमें, 50 किलो में। तो इसमें से 50 किलो तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि 225 तो नए वाला मिक्सचर है जिसमें पहले वाला 50 किलो भी इंक्लूडेड है, तो 50 किलो कम करोगे, आंसर क्या आया, 175, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, वो दोनों तरीकों के ऑप्शन डाल सकता है, 225 भी डाल सकता है, 175 भी डाल सकता है, बट -50 करना मत भूलना, जल्दबाजी में 225 मत लगा देगा। यहां से मतलब इस टाइप की जो मिस्टेक्स आप लोग करते हो ना, यहां से, नाउ दिस इज अ बिग लॉस। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपने कुछ छोटी सी गलती करके क्वेश्चन का गलत आंसर टिक कर दिया, वो वाली एक बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया था, नॉट एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, एक बार देखते हैं। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस। ठीक है, यानी कि प्राइस पहले, ठीक है, प्राइस पहले 100 मान लेते हैं, अब क्या बन गया, 80 बन गया।
प्राइस 100 का 80 हो गया, तो क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्सली रिलेशन रहता है, तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी 80 की 100, क्वांटिटी 80 की 100 बन गई। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने क्वेश्चन में बताया कि जो परचेजर था यानी कि जो ग्राहक था उसको अब 4 किलो ज्यादा मिलता है, हमारे हिसाब से 20 किलो ज्यादा मिल रहा है ना भाई, क्योंकि हमने 100 एक क्वांटिटी मानी थी, 100 के हिसाब से क्वेश्चन बनाया था, 100 के हिसाब से 20 किलो ज्यादा मिल रहा है, बट मेरे को 4 किलो बनाना है, तो डिवाइड किससे कर दोगे आप, 20 का 4 बनाना है, डिवाइड किससे कर दोगे, अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई, 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे भी 5 आ गया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि वो पहले 16 किलो लाता था, अब वो 20 किलो लेके आ रहा है, ये है डिफरेंस। फाइन, और रुपीज उसने क्या दिया है 400 रुपए, तो 400 रुपए में पहले वो 16 केजी लेके आता था, 400 रुपए में अब वो 20 केजी लेके आता है, ठीक है। तो यहां से उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस, ठीक है, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस, मतलब जो प्राइस कम हुआ है यानी कि नए वाला प्राइस और पहले वाला प्राइस, तो नए वाला प्राइस किसका बनेगा भाई, अभी वो 20 किलो लेके आ रहा है ना, 400 रुपए में 20 किलो लेके आ रहा है, तो नए वाला प्राइस क्या बन गया 20, और पहले वाला प्राइस क्या था 20 16 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी दिया 25-20, बट ऑप्शन नंबर बी क्या है 20-25, ये सही है, बिकॉज यहाँ पे उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस, तो रिड्यूस्ड प्राइस पहले डालना है, ओरिजिनल प्राइस बाद में डालना है, रिस्पेक्टिवली भी दिया है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है भी, ठीक है, ऐसा मतलब देखो दो तरीके हैं, दो चीजें रहती हैं हर एक क्वेश्चन में, एक होता है सॉल्व करना और एक होता है ऑप्शन टिक करना, ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। आप सॉल्व करने में बहुत अच्छे हो, ऑप्शन टिक करने में बहुत बेकार हो तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है, ऑप्शन टिक करने में बहुत अच्छे हो, सॉल्व करने में बहुत बेकार हो, एग्जाम नहीं निकलेगा। यू हैव टू बी परफेक्ट इन बोथ ऑफ द थिंग्स, आपको दोनों चीजों में परफेक्ट होना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए अच्छे से, और क्वेश्चन का ऑप्शन भी एकदम पढ़ के आपको टिक करना है, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइस ऑफ व्हीट इज डिक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि 100 का क्या बन गया 75, इट्स कंजप्शन इंक्रीजेस बाय 25%, ठीक है, ये चीज समझ में आई है, यानी कि प्राइस ऑफ व्हीट इज डिक्रीज्ड बाय 25% and its consumption increases by 25%, find the new expenditure as ratio of the initial expenditure। तो यहां पे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या है कि पहले वाला प्राइस हम 100 मान लेते हैं, पहले वाली कंजप्शन भी हम 100 मान लेते हैं, भाई मेरे को वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो ना, मेरे को जस्ट रेशियो निकालनी है। उसने क्या ऊपर क्या दिया है न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसने दिया है न्यू एक्सपेंडिचर, तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या बनेगा, न्यू एक्सपेंडिचर ऊपर डालना है, पहले वाला बाद में डालना, तो न्यू एक्सपेंडिचर बनेगा अगर मैं 100 प्राइस लेता हूं और 100 किलो ही मान रहा हूं, तो प्राइस डिक्रीज बाय 25%, 75 बन गया, एंड कंजम्पशन इंक्रीज बाय 25%, ये 125 बन गया, नीचे इनिशियल यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो अब इसको काट पीट कर दो, ये 5 ये 4 ये 20 पे चला गया, ठीक है, ये 5 से काटोगे 15 आ जाएगा, ये 5 से काटोगे 4 आ जाएगा, अच्छा इसको तो काट दिया था, ठीक है, तो ये क्या आ गया 15:16। अगेन इस क्वेश्चन में आपको 16:15 भी दिया है, 15:16 भी दिया है। मेरा जो अंदाजा है 60 to 70% स्टूडेंट्स इसमें 16:15 टिक करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि 100 मल्टीप्लाई 100 ऊपर लिखना है जो पहले वाला एक्सपेंडिचर था, बट उसने घुमा दिया ना क्वेश्चन, फाइंड द न्यू एक्सपेंडिचर एज अ रेशियो ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो न्यू वाला ऊपर आएगा, पहले वाला नीचे आएगा, 15:16 इज द राइट आंसर, नॉट 16:15। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको एक बार सोचो, ठीक है, यहां पे वीडियो को मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, इसको एक बार खुद से सॉल्व करो, क्या निकल के आता है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। उसने क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, उसने क्वेश्चन आपको दिया है अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन 5% सॉल्ट, ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन था, नमक का पानी था, नमक के पानी में 5% नमक था, 95% पानी था, ठीक है, ये चीज वो बोलता है इनिशियल। उसने क्या करा 20 किलो पानी को उबाल लिया, मतलब उस वाले पानी को उबाल लिया जिसमें से 20 किलो पानी कम हो गया, of a 20 kg water evaporates and the solution now contain 50% of the salt। चीज समझ में आई, यानी कि x था पहले, अब क्या हो गया x - 20, क्योंकि 20 किलो पानी तो चला गया, अगर पहले x किलो था x kg था, तो अब क्या है x - 20 kg। फाइन, दिस थिंग इज डन,
ठीक है, तो यहां पे हम इक्वेट क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं नमक, क्योंकि सॉल्ट तो बराबर रहा ना भाई, पहले भी जितना क्वांटिटी, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, जितने किलो पहले सॉल्ट था उतने ही किलो अब भी सॉल्ट है, दोनों में 1% का फर्क नहीं आया है। तो x किलो का अगर 5%, ठीक है, पहले 5% था और x माइनस 20 का 15% में निकालता हूं तो दोनों को बराबर रख सकता हूं, बिकॉज ये भी नमक है और ये भी नमक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। 100 से 100 कट गया, ये चला जाएगा 3 पे, x इज इक्वल टू 3x माइनस 60, तो 60 2x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x उसने क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या बन गया, 30 kg का राइट आंसर। चीज समझ में आई गाइस? ठीक है, मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूं कि ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सेम बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा या एग्जैक्ट टाइप आपको मिल जाएगा। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, परसेंटेज या कोई भी चैप्टर हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1000 2000 5000 10,000 एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। जो भी आपका एग्जाम है, ठीक है, जो भी आपका एग्जाम है उसकी जो मैंने शीट दी है, ठीक है, उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको मल्टीपल जगहों से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन अस कि मैंने जो प्रैक्टिस शीट्स दी है वहीं से पढ़ के आपका एग्जाम निकल जाएगा, डोंट बिलीव दैट। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा। आपको मल्टीपल जो भी डाउट आता है मेरे से आपको पूछना है, ठीक है, मेल के थ्रू, मेल आईडी आपके पास। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा, मल्टीपल जगह से, जैसे ऑनलाइन कहीं पे आप ना बैठ गए, कोई फ्री वेबसाइट है, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, वहां से प्रैक्टिस करने बैठ गए। कोई आपका मॉक टेस्ट सीरीज है, वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो बुक भेजी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के मामले में आपको कभी भी किसी भी एक मटेरियल पे भरोसा नहीं रखना है। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसकी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन इज सो इजी। ठीक है, इन अ रिसेंट सर्वे 40% हाउसेस कंटेन 2 और मोर पीपल, यानी कि उसने क्या बोला, ठीक है, उसने क्या बोला कि अगर 100 घर थे, 100 में से 40%, यानी कि 40 घरों में 2 से ज्यादा बंदे रहते हैं, यानी कि 60 घरों में खाली एक बंदा रहता है, क्योंकि उसने यहां पे लिख दिया है एज्यूम दैट ईच हाउस कंटेन एटलीस्ट 1%। फाइन, यानी कि एग्जैक्ट एक बंदा रहता है। ये वाली चीज समझ में आई, क्योंकि उसने एक बंदे की कहीं पे बात नहीं करी है, उसने बोला कि 40% घरों में 2 से ज्यादा बंदे रहते हैं। 40% यानी कि 40 घरों में 2 से ज्यादा बंदे रहते हैं, तो 60 घरों में खाली एक बंदा रहता होगा। ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1%, यानी कि वो वाले घर जिसमें खाली एक बंदा रहता है उसमें से 25% क्या है, मेल्स है, यानी कि 60 का 25% निकालोगे क्या आ जाएगा, 15, यानी कि 15 घर ऐसे हैं 60 में से, 40 की बात वो नहीं कर रहा है, 40 का हिसाब किताब अभी आपके पास नहीं है, 60 में से 15 घर ऐसे हैं जिसमें मेल रहता है, तो 45 घर कौन से होंगे जिसमें खाली फीमेल रहती है, बिकॉज ये 60 घर कौन से हैं जिसमें खाली एक ही बंदा रहता है, या तो मेल रहेगा या फिर फीमेल रहेगी, तो 15 मेल मिल गए तो 45 कौन से हो गए, फीमेल। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल द हाउसेज व्हिच कंटेन एग्जैक्टली 1 फीमेल एंड नो मेल्स, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि आपको उन हाउसेस की परसेंटेज निकालनी है जिसमें खाली एक फीमेल रहती है, कोई भी मेल उनके साथ नहीं रहता है, तो मतलब क्या हो गया, इस 45 की परसेंटेज निकालनी है आउट ऑफ 100, तो 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, आंसर इज 45%। घबराना नहीं है, क्वेश्चन से डर गए तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन आपके पास आया, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हाँ भी आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं कैसे भी इस पे कुछ भी दिमाग लगा के ये क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना है, नहीं करोगे तो अच्छे से आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसको ट्राई करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग, मतलब क्वेश्चन इज इजी, बट उसकी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एक बार खुद से पढ़ो, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद प्ले करना। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, बहुत ध्यान से,
उसने बोला एक एग्जाम में द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, यानी कि जितने बंदों ने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं यहां तक। In an examination, the percentage of students qualified to the number of students appeared from school A is 80%। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, जितने भी अपीयर हुए थे, अगर 100 बंदे बैठे हैं, ठीक है, 100 बंदे बैठे हैं तो उसमें से 80% क्वालिफाइड हुए हैं, यानी कि 80 बंदे क्वालिफाइड हुए। इसका मतलब ये हो गया, यानी कि क्वालिफाइंग परसेंटेज दे दी है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, पहली लाइन का मतलब समझ में आया आपको कि क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फ्रॉम स्कूल ए इज 80%, ठीक है। यानी कि 100 बंदे अगर एग्जाम में बैठे थे तो 80 का एग्जाम निकला है, बाकी 20 का एग्जाम नहीं निकला, ये ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं। 100 बंदे, ये मैं स्कूल ए की बात कर रहा हूं, 80 अंदर चले गए, फाइन, 80 जो है क्वालिफाई हुए हैं। इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इज 25% मोर देन द स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए। क्या घुमा दिया स्टेटमेंट, उसने कैसे घुमाई, स्कूल बी में, यानी कि एक और स्कूल है बी, जिसमें अपीयरिंग स्टूडेंट जितने भी स्कूल ए में थे उससे 25% ज्यादा ने अपीयर करा है स्कूल बी में। यानी कि यहाँ पे 100 बंदों को अपीयर कराया गया था, तो 100 का 25% क्या हो जाएगा, 100 का 25% क्या आ जाएगा, 25, यानी कि स्कूल बी में अपीयर करे हैं 125 बच्चे। ये वाली डन, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट एंड द नंबर, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं, यहाँ पे नंबर आएगा, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल बी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाली स्टेटमेंट से यहाँ आंसर निकलेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल बी इज 40% मोर देन द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल ए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जितने भी बच्चों ने स्कूल ए में क्वालिफाइड करा था उससे 40% ज्यादा बच्चों ने स्कूल बी में क्वालिफाइड करा है। यानी कि यहाँ पे 80 बच्चों ने करा था, 80 का 40% क्या हो गया, पास 32 प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 112। यानी कि यहाँ पे 112 बच्चों ने क्वालिफाइड करा है। 112 बच्चों की परसेंटेज पूछी गई है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल बी। तो यहाँ पे क्वालिफाई करा है 112 ने, कितनों में से, 125 में से, तो 112 बटा 125 मल्टीप्लाई, तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। 112 चौक 100 चौके क्या हो गया, 412 चौके क्या हो गया, 48, 400 प्लस 48, 448, 448 बटे 5, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, 89.6 आएगा। 89.6% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, क्वेश्चन जो है लेंदी था। इस टाइप के क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं कि आपके जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहां पे थोड़े से लेंदी आते हैं और 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। Rice is now being sold at ₹20 per kg. Okay, during last month its cost was ₹18 per kg. थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, मतलब हमने इसी टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज की टर्म्स में तो करा है। परसेंटेज की टर्म्स में जैसे पहले जो है डिक्रीज हो गया है प्राइस 20%, ठीक है, इस टर्म्स में तो करा है, बट यहाँ पे क्वांटिटी की टर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है और परसेंटेज की टर्म्स में आपसे आंसर मांगा गया है। एक बार देखते हैं। पहले प्राइस क्या था, ठीक है, प्राइस पहले 18 था, 18 का क्या हो गया 20, तो इनवर्स रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, वो चाहे परसेंटेज हो वो चाहे एग्जैक्ट नंबर हो। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 20 के 18। फाइन, ये चीज क्लियर है। प्राइस 18 का 20 बन गया, क्वांटिटी 20 की क्या बन जाएगी 18, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के 18 बन चुके। फाइन बाय हाउ मच परसेंट अ फैमिली शुड रिड्यूस इट्स कंजप्शन, क्वेश्चन बहुत ध्यान से, सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर, मतलब उसको एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो क्वांटिटी कितने परसेंट से डिक्रीज वो करेगा, हाउ मच परसेंट। तो यहाँ पे प्राइस 18 का 20 हुआ था, क्वांटिटी 20 के 18 हो गई है, 2 रुपए कम हुए हैं, सॉरी 2 किलो कम हुए हैं। 2 किलो कम किस पे हुए हैं, 20 पे हुए, तो 2 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगा, 10% इज द राइट आंसर। भाई थिंग इज क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। प्राइस 18 का 20 हुआ था, क्वांटिटी क्या बन जाएगी 20 के 18, 2 किलो कम हुआ है, 2 किलो 20 पे कम हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज दिया हो चाहे क्वांटिटी दी हो,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा ही रहेगा। अगर मैं बोलता कि प्राइस 100 का 90 हो गया है तो वो 9 का जो है 90 का क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। फाइन, तो ये चीज इजी है, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। When the price of a rice was increased by 32%, a family reduced its consumption in such a way that expenditure on rice was only 10% more than before. ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, जहां तक मैंने अभी जो है डिक्टेट करा था। ओके, उसने बोला आपसे कि प्राइस जो है 32% से बढ़ा दिया, ठीक है, प्राइस जो है 32% से बढ़ गया है, तो फैमिली ने अपनी कंजप्शन को डिक्रीज करा, ठीक है। फाइन, ये चीज समझ में, प्राइस जो है 32% से बढ़ाया गया है तो फैमिली ने अपनी कंजप्शन को कम करा, जो खपत है खपत को कम करा, खपत को इस तरीके से कम करा कि टोटल एक्सपेंडिचर खाली 10% से बढ़ा है। ये चीज समझ गई, ठीक है, हिंदी में बता दिया है। तो यहां पे प्राइस जो है वो 32% से बढ़ा है, कंजप्शन कुछ परसेंट से कम करनी है, कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पे खाली 10% का फर्क आए, 10% से बढ़े, वॉज ओनली 10% मोर देन बिफोर। फाइन, अब अगली लाइन में वो क्या कहता है, जो लास्ट लाइन में, इफ 30 kg वर कंज्यूम्ड पर मंथ बिफोर। नाउ ये एक लाइन है इंपॉर्टेंट, उसने एग्जैक्ट नंबर आपको दे दिया ना, पहले वो 30 किलो खपत थी, 30 किलो खाते थे, तो अब कितना खाएंगे, ये उसने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे प्राइस को भी एग्जैक्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। फाइन, इसके लिए तो पहले 100 था और 30 किलो खाते थे, तो पहले कंजप्शन कितनी आ गई, 3000, अब 10% बढ़ गई है, तो नई वाली कंजप्शन क्या आ जाएगी, 3300। नई वाली कंजप्शन क्या आ गई, 3300। पहले 3000 थी, प्राइस हमने 100 मान लिया, 100 मान लिया, 100 मल्टीप्लाई 30 क्या हो गया, 3000। अब 3000 से क्या हो गया, 3300, ठीक है। नई वाली क्वांटिटी हमें नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं क्यू है। नए वाला प्राइस हमें पता है क्या था, 32% से बढ़ाया है, तो ये क्या आ जाएगा, 132। क्यू हम यहां से जो है निकाल सकते हैं, 3300 डिवाइडेड बाय 120, आंसर वुड बी ये आ जाएगा क्या, 20, यानी कि 25 केजी उनकी अब खपत है। पहले क्या थी, 30 किलो थी, पहले 30 किलो थी, अब 25 किलो खपत है। ये चीज समझ में आई ना, पहले 30 किलो थी, अब 25 किलो खपत है। तो यहां पे वो दो तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने परसेंट कम हुआ है, या फिर एग्जैक्ट क्वांटिटी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहां पे 25 किलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगर परसेंटेज की टर्म्स में आंसर पूछता तो 5 किलो कम हुआ है, किस पे कम हुआ है, 30 पे कम हुआ है, तो 5 डिवाइडेड बाय 30 क्या हो गया, 1/6। 1/6 क्या होता है, 16.66% इज द राइट आंसर। तो कैसा भी क्वेश्चन, मतलब किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक मिनट पानी, what the quantity of water, what quantity of water should be taken out, यानी कि कितना पानी, मतलब एक कंसंट्रेशन है जिसमें एसिड और एक पानी है, ठीक है, जिसमें एसिड और पानी है, तो टोटल जो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, 21 लीटर, ठीक है। 21 लीटर इसकी टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी 21 लीटर है। 21 लीटर में कुछ पानी है और कुछ एसिड है। तो उसने आपसे पूछा कि एसिड की जो परसेंटेज है 25% है, तो पानी की 75%। फाइन, अब उसने पूछा कि कितने लीटर में इसमें से पानी निकाल दूं, ठीक है, कितने लीटर में इसमें से पानी निकाल दूं कि एसिड की परसेंटेज बढ़ के 35% हो जाए। अभी 25 है, कितना मैं इसमें से पानी निकाल लूं कि एसिड की परसेंटेज जो है 35% हो जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अप्लाई योरसेल्फ भाई, दिमाग लगाओ ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए हैं मैंने, पार्ट 1 में भी कराए हैं, ठीक है, इसमें भी कराए हैं, इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं। तो 21 का 25% निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, कि क्या आ जाएगा, 5.25, यानी कि 5.25 एसिड है, पानी बाहर निकाला है, तो एसिड बराबर रहेगा, नहीं रहेगा, एसिड बराबर रहेगा 5.25, यहां पे आ रहा है, तो 5.25 ही 35% होगा, किसका, नई वाली क्वांटिटी। थिंग इज क्लियर ना, बराबर करने का सोचो, हमेशा चीजों को इक्वेट करने का सोचो। टाइम एंड वर्क करोगे, ठीक है, जिसने कर लिया है उसको पता होगा कि टाइम एंड वर्क में भी इक्वेशन इक्वेट करना पड़ता है आपको। इक्वेट, यहां से भी टोटल वर्क मिला, यहां से भी टोटल वर्क मिला, दोनों को बराबर कर दिया।
और कई सारे चैप्टर में यू हैव टू इक्वेट, इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ पे 5.25 पे एसिड की तो मैंने एक भी बूंद बाहर नहीं निकाली। एसिड 5.25 यहाँ पर है तो 5.25 ही यहाँ पर रहेगा भैया। तो 5.25 कितना है, अब x का 35% है, ये है चीज। तो ये 100 से 100 गया, ये कितने पे चला गया, ये चला जाएगा 15 पे, तो यहां पे आ गया 15, ठीक है, यहां पे आ गया 15। पहले क्वांटिटी 21 थी, अब 15 है, तो कितना कम हुआ है, 6 कम हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। डू इट बाय योरसेल्फ, अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा मेरा सही है या फिर गलत है, या फिर आंसर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है 9 लीटर, ठीक है। आंसर आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो डाउट पूछ लेना। वैसे आना नहीं चाहिए, मैं बहुत ही कम इस क्वेश्चन के डाउट्स लूंगा, बिकॉज क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है जो हमने अभी सॉल्व करा है, अपने आप आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a student has to secure 30% marks, easy, most easy question of this video, ठीक है, पार्ट 2 का सबसे इजी क्वेश्चन है। a student has to secure 30% marks to get through, यानी कि उसको 30% मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए। if he get 40% marks, if he get 40 marks and fails by 20 marks, यानी कि 40 तो उसके आए, 20 नंबर से फेल हो गया, 20 प्लस कर दोगे 60 पे पास होता। थिंग इज क्लियर ना, 40 तो उसके आए, 20 और आ जाते तो 60 बन जाते, 60 पे वो पास हो जाता। 60 पे पास होने का मतलब क्या हो गया, 30% नंबर कितने हैं, 60 हैं, तो यहां पे 200 आ जाएगा, 200 फाइन, ठीक है। तो अभी तक का डन, ठीक है, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद फिर जो है रीस्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बेसिकली परसेंटेज से चैप्टर, मतलब जो परसेंटेज का चैप्टर है उसमें वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट एक आ सकता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आ सकता है, जिसमें 2 वेन डायग्राम से भी हो सकता है कि क्वेश्चन 2 में कंपैरिजन दिया गया हो। 3 में कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार स्टार्ट करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, यानी कि यहां पे मैथ्स की बात चल रही है, इंग्लिश की बात चल रही है, तो 2 सर्कल बना लेते हैं। नाउ दिस इज मैथ्स एंड दिस इज इंग्लिश। भाई ये चीज आपको पता होगी कि ये वाला जो पोर्शन है, फाइन, ये वाला जो पोर्शन है उसका मतलब क्या हो गया, ओनली मैथ्स। नो, ये वाला जो पोर्शन है उसका मतलब क्या हो गया, बोथ, यानी कि बोथ मैथ और इंग्लिश दोनों। ये वाला जो पोर्शन है उसका मतलब क्या हो गया कि ओनली इंग्लिश। और इस वाले पोर्शन का, पूरे सर्कल का, इस वाले सर्कल का मतलब क्या हो गया, कंबाइंड इंग्लिश। उसमें बोथ वाले भी आ जाएंगे और ओनली इंग्लिश वाले भी आ जाएंगे, फाइन। तो यहां पे देखते हैं उसने क्या बोला, 45% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। 45% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे सर्कल में 45 बच्चे आएंगे। इसका मतलब ये होगा ना, अगर मैं टोटल स्टूडेंट 100 मान के चल रहा हूं, 100 में से 45 फेल है, 45 फेल है मैथ्स में। उसने ये नहीं बोला है कि 45% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली मैथ्स, उसने क्या बोला है, जस्ट मैथ। तो इस वाले पूरे सर्कल में क्या आएगा, 45 स्टूडेंट आने चाहिए, कुछ यहां आएंगे कुछ यहां आएंगे। इसी तरीके से 30% जो है, 30 स्टूडेंट फेल्ड है इंग्लिश में, यानी इस पूरे सर्कल की वैल्यू कंबाइंड क्या मिलनी चाहिए आपको, 30, एंड 15% फेल्ड है दोनों में। तो ये वाली वैल्यू आपको सबसे पहले भरनी है, बोथ वाली, 15% फेल्ड इन बोथ, यानी कि यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ठीक है। अब इसके बाद इस पूरे सर्कल में, मैथ के पूरे सर्कल में मेरे को 45 जो है नंबर चाहिए थे, इंग्लिश में पूरे जो है 30 नंबर चाहिए थे। 45 में से 15 मिल चुका है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 30, 30 में से 15 मिल चुका है, यहां पे क्या आ जाएगा 15। नाउ दिस इज डन, यानी कि ये वो वाले बच्चे हैं, ये 30 और 15 मतलब टोटल 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है। इस चीज को तो मानते हो ना भाई, ये 30 ये वाले बच्चे हैं जो खाली मैथ में फेल हैं, 15 वो वाले बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, 15 ये वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है भाई, कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है, या तो स्टूडेंट ओनली मैथ में फेल होगा, या फिर स्टूडेंट ओनली इंग्लिश में फेल होगा, ये चीज समझ में आई, या फिर स्टूडेंट मतलब दोनों में फेल होगा, फेल इन बोथ, ठीक है। ये फेल है, ये भी फेल है, ये फेल इन बोथ,
एक कंडीशन बन सकती है कि स्टूडेंट दोनों में पास होगा, पास इन बोथ। ठीक है, एक कंडीशन बन सकती है कि पास इन ओनली मैथ्स, और एक कंडीशन बन सकती है पास इन ओनली इंग्लिश। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो चीज जाननी पड़ेगी भी आपको। मतलब यहाँ पे टोटल हिसाब किताब 100 बच्चों का था, 100 बच्चों में से आपको 60 बच्चों का तो पता लग गया है कि 60 बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है, कम से कम एक सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में फेल है। तो बाकी के बच्चे 40 बच्चे कौन हुए, बाकी के बच्चे 40 बच्चे हुए जो दोनों में पास है। क्योंकि ये 60, ठीक है, ये 60, ये 60, ये 60 जो है, मतलब वो वाली चीज आ चुकी है कि फेल इन ओनली मैथ्स, फेल इन इंग्लिश, फेल इन बोथ, पास ओनली मैथ्स। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आ चुकी है, मतलब इन चारों का डेटा आपके पास था, ठीक है, इन दोनों का डेटा आपके पास नहीं था, बिकॉज क्वेश्चन में फेल की बात चल रही थी। फेल इन मैथ्स, फेल इन मैथ्स 30, फेल इन इंग्लिश एंड 15% फेल्ड इन बोथ। या फिर वेट अ मिनट, इसका भी मिल जाएगा डेटा, एक मिनट, चलो इन सबका आंसर निकालते हैं। ठीक है, एक बारी जो है रीस्ट्रक्चर करते हैं क्वेश्चन को। मतलब ये वाले स्टूडेंट आपको समझ में आ गए, 100 में से 100 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में जो है फेल है, एक ना एक सब्जेक्ट में फेल है, एक ना एक सब्जेक्ट में फेल है 60 बच्चे। तो 40 बच्चे कौन से होंगे, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, 40 बच्चे कौन से होंगे जो दोनों में पास है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पास इन बोथ, आंसर वुड बी 40। यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं पास इन ओनली मैथ, तो ऐसे कौन से बच्चे, अप्लाई योर माइंड, पास इन ओनली मैथ, ऐसे को, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो खाली मैथ में पास हैं। ठीक है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो खाली मैथ में पास है। ये 15 बच्चे कौन से थे, ये 15 बच्चे कौन से थे जो खाली इंग्लिश में फेल थे, ये 15 बच्चे कौन से थे जो खाली इंग्लिश में फेल थे, तो मैथ में तो पास है ना। चीज समझ में आई या नहीं है। ये 15 बच्चे ऐसे हैं भैया, ये 15 बच्चे वो वाले 15 बच्चे हैं जो खाली इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश, दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट, ओनली इंग्लिश। ये ऐसे बच्चे हैं जो ओनली इंग्लिश में फेल हैं। तो ये 15 बच्चे मैथ में तो पास हुए ना। ये चीज समझ में आई या नहीं है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं पास इन ओनली इंग्लिश, ऐसे कितने बच्चे हैं जो खाली इंग्लिश में पास है। तो ये जो 30 बच्चे हैं वो खाली मैथ में फेल है, तो इंग्लिश में पास हो गए। 30 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में फेल हैं, तो इंग्लिश में तो पास हुए ना। तो यहीं से क्वेश्चन घूमते चले जाएंगे, मतलब यू जस्ट नीड टू मेक दिस थिंग, ये चीज आपको तैयार करनी है। यहां से क्वेश्चन यहीं से बनते चले जाएंगे सारे। अगर मैं आपसे पूछता हूं फेल इन ओनली मैथ्स, आंसर इज 30। भाई 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो खाली मैथ में फेल है। फेल इन ओनली इंग्लिश, 15 बच्चे ऐसे हैं जो खाली इंग्लिश में फेल है। फेल इन बोथ यानी कि 15 बच्चे ऐसे हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। 15 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, इसका आंसर क्या मिल गया 15। फेल इन ओनली मैथ्स का आंसर क्या आ गया 30। फेल इन ओनली इंग्लिश का आंसर क्या मिल जाएगा 15। पास इन बोथ इज अ डिफरेंट थिंग। पास इन बोथ का मतलब क्या हो गया कि आपको वो सारे बच्चे हटाने हैं जो किसी भी एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में फेल है। समझ में ना भाई, तभी तो बंदा दोनों में पास हो सकता है ना। अगर वो एक भी सब्जेक्ट में फेल ना हो तो ये 30 हटाने पड़ेंगे, ये वाले 15 बच्चे भी हटाने पड़ेंगे, 60 हटाने पड़ेंगे। आंसर क्या मिल जाएगा 40। कॉन्सेप्ट इज 100% क्लियर। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पास इन ओनली मैथ का मतलब क्या हो गया, पास इन ओनली मैथ, वो खाली मैथ में पास है, वो खाली मैथ में पास है यानी कि इंग्लिश में फेल है। तो 15 बच्चे ऐसे हैं जो खाली इंग्लिश में फेल हैं, तो मैथ में वो पास हो गए, 15 इज द राइट आंसर। पास इन ओनली इंग्लिश, तो 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट इज द राइट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पे 30 इज द राइट आंसर बिकॉज 30 बच्चे वो वाले हैं जो खाली मैथ में फेल है। खाली मैथ में फेल होने का मतलब क्या हो गया, वो इंग्लिश में पास। क्वेश्चन इज डैम श्योर, ठीक है, क्वेश्चन इज 100% क्लियर टू यू। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे किस किस टाइप के यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन आएगा भाई, मेरे से लिखवा लो, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मैंने आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, ठीक है, उसको पॉज करके आंसर निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है काफी। इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है, एक मैन यानी कि नंबर ऑफ मैन, ठीक है, एक है टाइम कि
कितने घंटों के लिए काम कर रहे हैं, और एक है आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, या फिर उसको मान लेते हैं चेयर्स, कितनी चेयर बना रहे हैं। फाइन। तो यहां पे एक चीज समझना, एक आदमी, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं एक आदमी 1 घंटे में एक चेयर बना सकता है, वो चीज समझ में आई आपको, ठीक है, एक आदमी 1 घंटे में एक चेयर बना सकता है। तो 100 आदमी 1 घंटे में 100 चेयर बना दे, टाइम तो कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम तो बढ़ाया नहीं मैंने, एक आदमी 1 घंटे में एक चेयर बना रहा है, तो 100 आदमी 1 घंटे में 100 चेयर बना देंगे। अब उसने क्या बोला, ड्यू टू फॉल इन अ मैन पावर, यानी कि आदमी कम हो गए हैं, प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेस बाय 20%, यानी कि ये दोनों चीज तो सेम चल रही है ना, इसको अगर आप 20 करोगे यहां पे भी 20 बन जाएगा, इसको 50 करोगे यहां पे भी 50 बन जाएगा। तो उसने बोला प्रोडक्शन इन द फैमिली डिक्रीजेस बाय 20% ड्यू टू फॉल इन अ मैन पावर, मतलब आदमी कम हुए हैं तो प्रोडक्शन 20% से कम हो गई, यानी कि 20% आदमी भी कम हुए हैं, 20% आदमी भी कम हुए हैं, यहां पे भी 20% कम और यहां पे भी 20% कम। तो अब 80 मैन जो है वो 1 घंटे में 80 चेयर बना रहे हैं, ठीक है, पहले बन रही थी 100, अब बन रही है 80। उसने क्या बोला, बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर, नाउ अब ये टाइम पे ले आया, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, वर्किंग आवर, अब वो टाइम पे ले आया बात, यहां पे 1 घंटा यानी कि 60 मिनट की, यहां पे मिनट ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है, यहां पे आ गया 60 मिनट, ठीक है। अब जो है 80 आदमी 60 मिनट में 80 चेयर बना रहे हैं, तो उसने बोला कि मैं टाइम कितना बढ़ाऊं, ठीक है, अभी मैं उनको 1 घंटे के लिए काम पे लगाता था तो 80 चेयर बना देते, अब मेरे को कितने घंटे टाइम पे लगाना पड़ेगा कि 100 चेयर बने, टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। पहले 100 बन रही थी ना, तो अब मेरे को वापसी 100 बनानी है, टाइम बढ़ाना है, ये बंदे नहीं बढ़ाने, बंदे तो 80 रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, मतलब यहां पे मैंने जो है 50% आपको समझा दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। मेरे को यहाँ पे चेयर शो करनी है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे चेयर शो करनी है और टाइम को बढ़ाना है, ठीक है। एक चीज समझना, एक आदमी 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में एक चेयर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब 80 का मेरे को वापसी शो करना है तो 25% बढ़ाना पड़ेगा, भाई ये नहीं बताऊंगा मैं ना बार बार 25% कैसा है, 80 का शो करना है, 80 का वापसी शो करना है ना, पहले 80 चेयर बन रही थी अब 100 बन रही है, तो 25% बढ़ाना पड़ेगा, तो 25% बढ़ाना पड़ेगा। एक आदमी 60 मिनट में एक चेयर बनाता है, अब उसको कितनी बनानी है 1.25, तो उसी हिसाब से टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। चीज समझ में आई या नहीं आई, तो चीज समझ में आई ना। अब मेरे को जो है एक आदमी तो वही कमाई है, एक आदमी अब जो है 60 का 25% निकालोगे क्या आ जाएगा, 15, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट में अब 1.25 चेयर बनाएगा। देखो चेयर मेरे को 25% बढ़ानी है तो टाइम भी मेरे को 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये मैं मतलब झटपट भी करा सकता था ये वाला क्वेश्चन, बट उस तरीके से मतलब उस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये 3 चीजों में घूम जाते हैं आप, मैन, टाइम एंड चेयर। यहां पे उसने क्या करा, ठीक है, यहां पे उसने क्या करा कि चेयर्स जो है वो 20%, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो 20% से कम कर दी। अब वो पूछता है कि वापसी अगर मेरे को उतनी ही चेयर्स बनानी है तो मेरे को टाइम कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आपने जो है चेयर्स के साथ क्या करा, 100 का 80 कर दिया, तो अगर मेरे को 80 का 100 बनाना है तो मेरे को 25% बढ़ाना पड़ेगा, दिस इज डायरेक्ट, 25% से ही आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब तीनों में ही कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप यूज कर सकते हैं। So by what percent should the working hour be increased to restore the original production? Answer would be 25% is the right answer. The question is clear. ठीक है, क्वेश्चन था इजी, बट मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए मैंने थोड़ा हार्ड तरीके से आपको बताया। इजी जो इसका वे है वो क्या है, 100 का 80 हुआ, मेरे को 80 का वापसी 100 करना है, 25% इंक्रीज हुआ है, आंसर वुड बी 25%। तो दिस इज द इजी वे, बट आपको वो मैन, टाइम, क्योंकि इस पे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, घुमा दिया तो वो खुद से आपको बनाना पड़ेगा। देयर आर n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इज पॉसिबल ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहां पे वो मैन बढ़ा सकता है। तो मैंने अभी जो आपको कराया था वो एक थॉट प्रोसेस था कि क्वेश्चन को किस तरीके से आप सोच सकते हो, किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। नाउ दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन याद करना इज अ सिंपल मेथड, याद करना इज अ वेरी सिंपल, शॉर्टकट ट्रिक्स याद करना इज वेरी 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 सिंपल, बट देयर इज अ मतलब उसके बहुत कम चांसेस
एग्जाम में आ जाएगा। वो घुमा सकता है भी क्वेश्चन, वो घुमाएगा क्वेश्चन, घुमा सकता नहीं। सो ऑलवेज 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 ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्ट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। हमेशा कोशिश करा करो कि मैं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाऊं, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट से आपका एग्जाम नहीं निकलता भाई। आजकल वो वाला हिसाब किताब नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो पर क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम देता है, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मेरे को पूछने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ द वेन डायग्राम, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार। 10% ऑफ स्टूडेंट फील्ड इन मैथ्स, यानी कि दो सर्कल बना लेते हैं, अगेन मैथ्स एंड इंग्लिश। ये मैथ्स है, ये इंग्लिश है, ठीक है। 10% स्टूडेंट्स फेल्ड हुए हैं मैथ्स में। इंग्लिश में कितने परसेंट? 20% फेल्ड हुए हैं इंग्लिश में, और 5% दोनों में फेल हुए हैं। नाउ दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ फेल, ठीक है। नाउ ये जो है पास का नहीं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 10% फेल हुए थे मैथ्स, यानी कि पूरे में। इसकी वैल्यू मेरे को 10 चाहिए थी, 5 मिल चुकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। पूरे सर्कल की वैल्यू मेरे को 20 चाहिए थी, 20 में से 5 मिल चुकी है, यहाँ पे आ जाएगा 15। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया भाई? मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, ठीक है। फेल इन मैथ्स ओनली, फाइन। फेल इन इंग्लिश ओनली, फेल इन बोथ, फाइन। इसके बाद क्या था? पास इन बोथ। इस क्वेश्चन में भी सारे आंसर आपको निकालने हैं, मैं नहीं निकालूंगा, आपको निकालना। पास इन मैथ्स ओनली एंड पास इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो यहां से देखते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में, सॉरी, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल, कौन कौन सी कैटेगरीज मेरे को ऐड करनी पड़ेगी? फेल इन मैथ्स ओनली आएगा, फेल इन इंग्लिश ओनली आएगा, फेल इन बोथ भी आएगा, बिकॉज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पूछा है। यानी कि तीनों कैटेगरीज आपको प्लस करनी पड़ेगी। फेल इन मैथ्स ओनली 5 है, फेल इन इंग्लिश ओनली 15 है, फेल इन बोथ 5 है। तो 5 + 5 + 15, आंसर वुड बी 25 इस तरह का। आया भी चीज समझ में, ठीक है। अब मैथ्स में इनके भी चलो आंसर मैं ही आपको बता देता हूं। फेल इन मैथ्स ओनली क्या आ जाएगा? 5। फेल इन इंग्लिश ओनली क्या आ जाएगा? 15। यानी कि फेल इन मैथ्स ओनली ये वाला नंबर है, इजी है। फेल इन इंग्लिश ओनली ये वाला नंबर है, फेल इन बोथ ये वाला नंबर है। यहां पे क्या आ गया? 5। पास इन बोथ, नाउ दिस इज द रियल पास इन बोथ। भाई 100 बच्चे थे, 100 में से 25 कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है, सॉरी, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है। तो इसमें से 25 में माइनस करता हूं, इसमें से मैं 25 माइनस करता हूं, तो 75 दोनों में ही पास है। समझ भाई ना, दो ही कैटेगरी बन सकती है ना, या तो बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है, सॉरी, या तो बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। भाई ये 25 में मेरे को जो खाली मैथ में फेल है वो बच्चे भी मिल चुके हैं, जो खाली इंग्लिश में फेल है वो बच्चे भी मिल चुके हैं, जो दोनों में फेल है वो बच्चे भी आ चुके हैं। टोटल क्या हो गया? 25 माइनस कर दोगे 25 क्या आ जाएगा? 75। यानी कि ये 75 पासिंग हो। पास इन मैथ्स ओनली, पास इन मैथ्स ओनली का मतलब क्या होगा? जो खाली इंग्लिश में फेल है वो खाली मैथ्स में पास। भाई रिवर्स है ना, अगर दो ही सब्जेक्ट हैं, अगर आप इंग्लिश में फेल हो, आप खाली इंग्लिश में ही फेल हो, तो मैथ्स में तो आप पास हो गए। तो 15 पास इन इंग्लिश ओनली, यानी कि ये वाले नंबर आ जाएगा 5। फाइन। डाउट हो तो मेल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अ कैंडिडेट स्कोर 36% एंड फेल बाय 55 मार्क्स। ये ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं। 36% नंबर आए, ठीक है, 55 मार्क्स से फेल हुआ। दूसरा कैंडिडेट था, उसके 71% मार्क्स आए, वो 15 नंबर ज्यादा ले आया जितने भी पास होने के लिए मेरे को चाहिए। तो 55 और 15 भी गैप वाले से कर सकते हैं ना, जो मैंने पार्ट 1 में आपको कराया था। गैप वाले से निकाल दो, 5 और 2, यहाँ पे क्या जाएगा? 70, ठीक है। 70 मार्क्स का गैप बनता है, और दोनों की परसेंटेज में गैप कितना है? 71 में से माइनस करोगे 36, क्या आ गया? 35। यानी कि 35% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, क्या होगा? 70। ये कट जाएगा 2 पे, आंसर क्या आ गया? 200 इज द राइट आंसर। मेरे को नहीं लगता भी इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत अब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper marks the prices of his goods at 26% higher than original price. Due to increase in the demand, he again increases by 26%. Profit and loss का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? A + B + A × B / 100। भी 2 बार इंक्रीज हुआ है ना सेम प्राइस पे।
100 का मैंने 126 बनाया, फिर 126 को दोबारा 126% कर दिया, दोबारा इंक्रीज करा, ठीक है। तो 2 बार इंक्रीज करा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 26 प्लस 26 प्लस 26 मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाय 100, 26 का स्क्वायर 676, 676 डिवाइडेड बाय 100 6.75, 6.76, 6.76 यहां से मिल गया, 26 दूनी 52, 52 प्लस 6 58, 58.76 फास्ट प्रोसेसिंग दिमाग में चलानी है, हाथ पे नहीं चलानी, ठीक है। नेक्स्ट, अब दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। 64,000 जनता थी, 10% बढ़ गई, 110% निकल गया, 25% कम हो गई, ठीक है, 25% कम हो गई, 75% निकाल दो, फिर 5% दोबारा बढ़ गई, 105% निकाल दो, फाइन। ये चीज आपको सॉल्व करनी है। अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100। ये आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, एक बार 10%, फिर -25%, फिर 5%। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ दोबारा a प्लस बी मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100 आप यूज कर सकते हैं। बिग क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ चुकी है आपको कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बी डिवाइडेड बाय 100, ये आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा, एक बार 10%, फिर -25%, फिर 5%। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके साथ दोबारा a प्लस बी मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100 आप यूज कर सकते हैं। बिग क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है, समझ में आ चुकी है आपको कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें या इसको सॉल्व करेंगे? चलो इसको आप सॉल्व कर लेना, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। इसका आंसर है, चलो एक बार निकाल लेते हैं। 00 से 00 गया, 10 से 10 गया, 105, 5 से भाग करा 21 आ गया, 5 से ये करा 2 आ गया, इसको काट दो, ठीक है। और कुछ ये 2 पे चला जाएगा, ये 15 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 16 चौके 64, यहाँ पे बच गया 16। तो 16 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी कि 55440 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक बार उस वाले मेथड से भी कर लेंगे। a प्लस डी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय 100। a क्या है 10% है प्लस का, ठीक है, a क्या है 10% है प्लस का, और b क्या है -25% है। यहाँ पे भी माइनस आएगा बिकॉज प्लस का 10 आप मल्टीप्लाई करोगे -25 के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो 10 माइनस प्लस हो जाएगा 2.5 -25 -2.5 क्या हो गया -27.5, ठीक है। 10 में से माइनस करोगे 20 हो जाए, 27.5 क्या आ जाएगा -17.5। अब इसके साथ आपको 5 को मिलाना है, फाइन। इसके साथ आपको 5 को मिलाना है, तो -17.5 प्लस 5, यहाँ पे माइनस ही आएगा 17.5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100। ये चला गया 5 पे, ये चला जाएगा 200, 175 25 कितना आ गया, 4 और 3 7, और ये 8, ये 7/8। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, उससे बढ़िया तो वही था। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, नाउ दिस इज अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद एक बार देख लेना, ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई डाउट हो तो मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, चलो। A man deposited 30% of initial amount to his daughter। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी तो चीज सेम। मतलब 30%, मतलब एक आदमी के अकाउंट में लेट्स सपोज 10,000 रुपीज थे, ठीक है, 10,000 रुपीज थे, उसका 30% उसने उसमें डिपॉजिट करा दिया। ये चीज समझना, 30% उसने डिपॉजिट करा दिया, यानी कि 3,000 और उसमें डाल दिए, फाइन, 3,000 उसमें और डाल दिए उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस मतलब 30% को आप ऐसे मत देखो कि उसने अपने आप डिपॉजिट कराए, इसको इंटरेस्ट दे दो, फाइन, मतलब उसको ब्याज मिल गया।
30% उसको ब्याज मिल गया, 30% यानी कि पैसा बढ़ा है। अब पैसा कैसे भी बढ़ा लो भाई, वो तो आपके हाथ में है ना भाई। वो 3,000 रुपए डिपॉजिट करा के आया, या फिर हम ले रहे हैं कि 30% उसको ब्याज मिल गया, ठीक है। आफ्टर अगेन सम टाइम ही डिपॉजिटेड 25% ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट। चीज समझ में आई? यानी कि पहले उसको पहले साल, क्वेश्चन को घुमा दो ना, अपने हिसाब से घुमा दो। पहले साल उसको ब्याज मिला 30% का, दूसरे साल उसको ब्याज मिल गया 25% का। मतलब उसने इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करा, कॉन्सेप्ट वही है भाई। वो अपने हाथ से डिपॉजिट करा के आया, हम कह रहे हैं कि उसके अकाउंट में बढ़ाने हैं, हमने बैंक से उसको ना ब्याज दिलवा दिया। पहले साल उसको 30% बढ़ गया, 30% का ब्याज मिल गया। दूसरे साल 25% बढ़ गया, तो दूसरे साल उसको 25% का ब्याज मिल गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। बिकॉज उसने क्या बोला है, अगेन आफ्टर सम टाइम he deposited 25% of the increased amount, यानी ब्याज पे ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट थी उसका 130% कर दिया, जो भी उसके बाद जो अमाउंट है मैंने उसका 125% कर दिया। यहां पे क्या आ गया 13,000, क्योंकि उसने क्या बोला, नाउ द अमाउंट बिकम्स 13,000, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा भाई, ये चला जाएगा 5 पे, ये चला गया 4 पे, 0 से 0 कट गई, 13 इसको काट देगा 1000 पे, ठीक है, और 5 इसको काट देगा 2000 पे। 2000 मल्टीप्लाई 4000, क्या आ गया आंसर 8000। एक्स की वैल्यू इज 8000। तो क्वेश्चन को घुमाना सीखोगे, ठीक है, क्वेश्चन को घुमाना सीखो। कॉन्सेप्ट इज सेम, बट आप मेरे से कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं था। अरे भाई उसको घुमा दिया है क्वेश्चन को, चीज तो वही है ना, चीज अपने हिसाब से उसको मोड़ दो क्वेश्चन को। जैसे आप सॉल्व करना जानते हो, क्वेश्चन को घुमा के मोड़ तोड़ के उसको वैसे ले आओ, क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। आप एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो, मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूं, बिल्कुल। यू डोंट नीड टू डू एनी एफर्ट्स जब तक नहीं करोगे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। मैं आपको कुछ हेल्प करने के लिए हूं यहाँ पे, मैं आपका एग्जाम निकालने के लिए नहीं हूं। एग्जाम आपको निकालना है, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं उस स्टेज तक पहुंचाने की, ठीक है, जब आपका एग्जाम निकलेगा। आई एम जस्ट हेल्पर, मैं एक हेल्पर हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन विलेज। ये क्वेश्चन जिसको देखते समझ में नहीं आया ना, परसेंटेज से पहले वाला चैप्टर जरूर आपको दोबारा रिवाइज करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाना चाहिए बिल्कुल देखते ही। एलिगेशन का है या नहीं है भाई, मेल जो है 5% बढ़े हैं, फीमेल जो है 8% बढ़ी है, टोटल जनता 9600 हो गई, यानी कि 600 बढ़ी। तो एक बार आप क्या करोगे, 9000 का 5% निकालोगे 450 आ गया। एक बार क्या करोगे, 9000 का 8% निकालोगे 720 आ गया। और जो टोटल इंक्रीज हुआ है वो 600 का हुआ। एलिगेशन लगा दो, मेल और फीमेल में रेशियो आपको मिल जाएगी, वही कुछ है। चीज समझ में आई ना? ये तो देखते ही पकड़ लो भाई, इस वाले क्वेश्चन को तो देखते ही सर एलिगेशन आपने करा दिया है, ये क्वेश्चन तो पक्का है। यहाँ पे 120 आ जाएगा, यहाँ पे 150 आ गया, ठीक है, कट गया और 30 से कट जाएगा, 4 और 5, 4:5। ये देख लेना भाई, मेल फीमेल पूछा है या फीमेल मेल पूछा है। 450 किसका था, 450 मेल्स का, ये मेल से ये फीमेल से, तो मेल्स टू फीमेल की रेशो आई है यहाँ पे 4:5। क्वेश्चन में भी मेल एंड फीमेल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो करा था, ये क्वेश्चन तो कराया है। चलो नेक्स्ट। In a village, each of the 60% of families has cows. ठीक है, each of the 30% of the family has buffalo. यानी कि वेन डायग्राम, एक तरफ काव है, एक तरफ बफेलो है। 60 लोगों के पास गाय है और 30 लोगों के पास भैंस भी है, ठीक है। एक चीज समझना भी, ऐसा उसने नहीं कहा है कि जिसके पास काव है उसके पास भैंस नहीं है, दोनों भी हो सकती है। तो यहाँ पे एंड ईच ऑफ द 15% ऑफ फैमिलीज हैज बोथ काव एंड बफेलो, तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू डाल दो ना। यहाँ पे क्या आ गया, 15, 60 में से 15 मिल गया, यहाँ पे 45, 30 में से 15 मिल गया, यहाँ पे 45। इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज। अब यहाँ पे उसने एग्जैक्ट नंबर दे दिया है, पिछले वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में नंबर नहीं दिया था, तो इनको परसेंटेज में बना दो। 45% है, 15% है, 15% है, यहाँ पे 30% बनना चाहिए था, यहाँ पे 60% बनना चाहिए था। हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव काउ और बफेलो, यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं। तो 45 के पास, 15 के पास और 15 के पास, यानी कि प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 75% के पास कुछ ना कुछ तो है भाई। वो चाहे काव हो,
चाहे भैंस हो, चाहे फिर दोनों हो, तो कम से कम एक ना एक चीज तो उसके पास है ना। 75% लोगों के पास, तो 25% के पास कुछ भी नहीं है। उसने एग्जैक्ट नंबर पूछा है, 96 का 25% निकाल दोगे क्या आ जाएगा, 1/4, 24 इसका रहेगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इजी रहते हैं, क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, जो मैंने 3 क्वेश्चंस के थ्रू आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है। क्या करना है आपको, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 15, नंबर मान लेते 15। आज स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5, 3/5 से कर दिया, यानी कि 9 आया, 15 5/3, 5/3 से करना था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 25, यानी कि 25 का 9 बन गया, 16 का लॉस हुआ। 16 का लॉस किस पे हुआ है, 25 पे हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे आ गया 4, 16 चौके क्या आ गया 64% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये भी स्टूडेंट्स का बहुत डाउट आता है, ये वाला क्वेश्चन। अ क्लॉथ शॉप has announced a reduction in the price by 25%. How many kurtas priced at ₹28 should one buy to avail a total reduction of at least ₹40? यानी कि 28 रुपए का कुर्ता है, 25% उसमें से कम कर दो, अब जो है 21 रुपए का मिल रहा है, 7 रुपए कम दो, तो कितने कुर्ते उसको खरीदने पड़ेंगे, कितने कुर्ते उसको खरीदने पड़ेंगे कि उसको 40 रुपए का फायदा होगा? यही है ना, यही है ना भाई क्वेश्चन। तो 7 रुपए एक पे बच रहे हैं, 40 रुपए बचाने, इजी है भाई, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 6 से, एटलीस्ट 40 बोला है ना, ठीक है, एटलीस्ट 40, मतलब 40 से कम में बात नहीं बनेगी, कम से कम 40 रुपए तो उसको बचाने ही है, उससे ज्यादा बच जाए तो मतलब कुछ वो नहीं है लॉस, मतलब 40 तो बचनी चाहिए कम से कम। अब कुर्ते आप पॉइंट में तो नहीं ले सकते, ठीक है, एक की बाजू नहीं ली, तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट कुर्ते ही लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता है। तो 6 कुर्ते हो गए, 6 7 42, तो 42 जो है 40 से जस्ट फालतू है, 7 का मल्टीपल, तो यहाँ पे आंसर वुड बी 6 कुर्तास। ऑफ द परसेंटेज पार्ट 2, कोई भी डाउट आता है तो मेरे को ईमेल आप कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपके पास है। फाइन, थैंक्स अ लॉट एंड द बेस्ट ऑफ लक।